बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो जो आज हमने नावल शुरू करना है उसका नाम है निकाब पोश बाय नाज खान। स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी हिचकोले खाते हुए मंजिल की तरफ रवाना थी। जूं जूं मंजिल करीब आ रही थी, हादी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कितनी अच्छी और बुरी यादें जुड़ी थीं उसके गांव से। बचपन और जवानी की कितनी खुशगवार यादें थीं जो उसने अपने प्यारों के साथ यहाँ गुजारे थे। कितनी हसीन जिंदगी गुजर रही थी, कोई गम नहीं था। लेकिन फिर वो उसकी जिंदगी में आई जिसने उसे हिला कर रख दिया। हादी किस तरफ जाना है? असद की आवाज ने उसे यादों की दुनिया से बाहर निकाला। उसने चौंक कर असद को देखा और फिर बाहर की तरफ निगाह की। गांव पहुंच गया था, वो इतनी देर तक खोया हुआ था। कब्रिस्तान? क्या मतलब? असद ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। कब्रिस्तान जाना है पहले। असद ने नासमझी से कंधे उचकाते हुए गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ मोड़ दी। एक तरफ गाड़ी करके वो दोनों पैदल कब्रिस्तान में दाखिल हुए। कब्रिस्तान में पैर धरने की जगह बाकी नहीं रही थी। सारा कब्रिस्तान कब्रों से भर चुका था। काफी देर ढूंढने के बाद हादी को अपनी मतलूबा कब्र मिल गई और इन दोनों ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। हादी दो जानों कब्र के करीब बैठ गया। उसके पाँव में अब और सकत नहीं थी। अपने बेटों जैसे भाई को कब्र में लंबी नींद सोता देखकर असद उसके कंधे पर हाथ रखकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया और वो उसे मौका देना चाहता था कि कुछ देर हाशिर के साथ गुजारने का। कितना बेबस था वो, अपने भाई के कातिल को सजा तक नहीं दिलवा सका। मैं क्या जवाब दूंगा तुझे मेरे भाई? तुम्हारे कातिल सरेआम घूम रहे हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन मेरा वादा है तुमसे, वो जो भी है मैं इसे ढूंढ निकालूंगा और तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। वो एक नए अज़म के साथ उठा और कब्रिस्तान से बाहर निकल आया जहां असद उसका इंतजार कर रहा था। उसे बाहर आता देखकर असद ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोला। उसे हादी बहुत टूटा हुआ लग रहा था। उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें चुगली खा रही थीं कि वो काफी देर रोया है। असद ने उसकी तरफ पानी बढ़ा दिया जिसे उसने खामोशी से थाम लिया। अब कहाँ जाना है? गांव में गाड़ी दाखिल होने के बाद असद ने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखकर पूछा। घर चलो। इतने इसने बहुत दिक्कत से कहा। असद ने खामोशी से हादी के घर की तरफ गाड़ी मोड़ दी। एक बात मुझे समझ नहीं आई, असद ने चाय का सिप लेते हुए हादी की तरफ देखकर कहा, जो अभी अभी वॉशरूम से नहाकर निकला था और अब खुद को काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। अच्छा, वो कौन सी बात? हादी ने अपने गीले गीले बालों में हाथ फेरते हुए पूछा। ये कि सब छुट्टियां मिलने के बाद मरी कालाम गिलगित वगैरह घूमने जाते हैं और तुम छुट्टियां मनाने गाँव आ गए हो। असद की बात से उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। डियर, इस गाँव पर कुछ कर्ज है मेरा, वो लेने आया हूँ। मैं समझा नहीं, असद ने नासमझी से उसकी तरफ देखकर कहा। छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ शादी की डेट रख दी हादी ने? हादी ने बात बदलते हुए कहा। हाँ यार, बस अगले महीने के पहले हफ्ते में डेट रख दी और मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुमने हाजिरी जरूर देनी है। हाँ हाँ, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हादी ने मुस्कुराते हुए चाय का कप होंठों से लगाया। हादी, हम्म, तुम भी अब शादी कर लो और कितना इंतजार करवाओगे अंकल आंटी को? असद की बात पर हादी के चेहरे पर एक तारीक साया लहराया। कुछ देर की खुशगवारी कहीं गायब हो गई। मैं मजबूर हूँ असद, मैं चाहकर भी इनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। हादी ने सर झुकाकर कहा। तुम्हें उससे अभी तक मोहब्बत है ना? नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन इसके बाद मेरा औरत जात पर से एतबार उठ गया है। अच्छा यार, मेरे सर में दर्द है, मैं कुछ देर आराम करूंगा। कुछ देर खामोशी के बाद हादी आंख चुराते हुए उठ गया। असद उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने ये बात शुरू ही क्यों की। हमेशा ही जब उनके बीच इसका जिक्र आता था वो ऐसे ही सब कुछ छोड़कर चला जाता। देख आदि, मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा तुझे यूं अकेला छोड़कर जाने का। अगर मजबूरी ना होती तो मैं इतनी जल्दी ना जाता। मेरी बात मान, तू भी मेरे साथ चल। तू कैसे यहाँ पे गुजारा करेगा? मेरा तो एक ही रात में हशर हो गया। असद को रात लोड शेडिंग और मच्छरों ने खूब तंग किया था। हादी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। देख यार, मैंने सारी जिंदगी यहीं गुजारी है, मुझे आदत है। और ऊपर से आज मैं यूपीएस और सोलर सिस्टम भी लगा लूंगा तो ये प्रॉब्लम भी हल हो जाएगी। हादी ने उसकी तसल्ली के लिए कहा। यूपीएस वगैरह तो तू लगा लेगा, लेकिन अकेला तू रह पाएगा? असद ने एक और गिरा ढूंढी। यार, एक महीने की तो बात है और फिर चचा वगैरह की फैमिली भी तो पड़ोस में है। हादी, मुझसे तुम्हारी ये तन्हाई नहीं देखी जाती। असद ने ना चाहते हुए भी वो बात फिर से कर दी थी। असद, मेरी जिंदगी में बहुत उलझने हैं और जो मुझे रातों को सोने नहीं देती। मैं पहले इन उलझनों को सुलझाना चाहता हूँ, इसके बाद सोचूंगा अपनी जिंदगी के बारे में। अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करे। असद ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए दुआ दी। आमीन। अच्छा यार, अब मुझे अड्डे तक पहुंचा, कहीं आखिरी बस ना निकल जाए। तुम्हारे चचा कह रहे थे कि आखिरी बस 2 बजे तक निकल जाती है। असद ने हैंड वॉच पर नजर डालते हुए कहा तो हादी भी उठकर अंदर गाड़ी की चाबी लेने के लिए बढ़ गया। असद को रुखसत करके वो बेमकसद ही गाड़ी सड़क पर दौड़ाता रहा।
कितनी बेमकसद हो गई थी उसकी जिंदगी। क्या सिर्फ एक इंसान का जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक जाती है? इसके साथ तो ऐसा ही हुआ था। जिस दिन से वो इसकी जिंदगी से गई थी, इसकी जिंदगी उस दिन से आगे ही नहीं बढ़ सकी। एकदम ही उसने ब्रेक पर पाँव रखा, गाड़ी के टायर चरचराए। वो अपने ख्यालों में इतना डूबा था कि एक्सीडेंट होते होते बचा। वो तेजी से गाड़ी से निकला। आप ठीक तो हैं? वो जो कोई भी था सर झुकाए कपड़े झाड़ रहा था। उसके यूं पूछने पर चौंक कर उसने देखा, जैसे उसकी मौजूदगी से बेखबर हो। लेकिन हादी पर नजर पड़ते ही उसका रंग एकदम से उड़ गया। हादी की हालत भी कमोबेश इनकी जैसी थी, लेकिन हादी ने जैसे खुद को जल्द ही संभाल लिया। आप ठीक तो हैं ना? वो यकटिक हादी को देख रहा था। हादी के लहजे की अजनबियत पर वो तल्खी से मुस्कुरा दिया और कहा, तो सिर्फ इतना? हाँ ठीक हूँ मैं। और एक साइड पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसके वहां से जाने से हादी जैसे गहरी नींद से जागा और मरे मरे कदमों से चलता हुआ गाड़ी में बैठ गया। एक ही गांव में सामना होना फितरी सी बात थी। उससे गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी। उसने ब्रेक पर पाँव रखकर एक साइड पर गाड़ी रोक दी और बेबसी से सर स्टीयरिंग पर रख दिया। जितनी मोहब्बत तुम्हारी वजह से तुम्हारे रिश्तों से थी, आज उतनी ही नफरत तुम्हारी वजह से तुम्हारे रिश्तों से है। वो उसके तसव्वुर से मुखातिब था। कुछ देर खुद को कंपोज करने के बाद उसने गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। वो जब घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था और बोलने की आवाजें आ रही थी। वो इस वक्त अकेला रहना चाहता था, लेकिन दुनियादारी भी तो निभानी थी। अंदर फुप्पो आई थी, जिसे पता नहीं कितने सालों बाद देख रहा था। उसे देखकर वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। फुप्पो के गले लगकर वो कुछ देर के लिए अपने सारे गम भूल गया। फुप्पो से बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। फुप्पो उसके अकेले रहने पर राजी ना थी, लेकिन वो तो अब तन्हाइयों का इतना आदी हो चुका था कि रश में उसका दम घुटने लगता। उसने किसी तरह फूफो को राजी किया और 2 दिन उनके यहाँ गुजारने का वादा किया। फूफो को रुखसत करके अंदर आ गया। खाना चचा के घर से आया था। 2-3 नवाले बमुश्किल खाकर वो कमरे में आ गया। मोबाइल उठाकर उसने चेक किया कि बाबा की कई कॉलें आ चुकी थी। उसने जल्दी से ना कॉल बैक की। हाशिर के मरने के बाद बाबा और अम्मी को हर वक्त वसवसे घेरे रहते। बाबा ने पहली ही बेल पर कॉल उठाई और उसकी खूब खबर ली। वो बस मुस्कुराता रहा। बाबा गुस्से के बहुत तेज थे, लेकिन हाशिर के जाने के बाद उनका गुस्सा बस नाम का रह गया था। घर वालों और फुफ्फो से बात करने के बाद वो काफी रिलैक्स हो गया था। लेकिन बेड पर सर रखते ही उसके सामने आज का वाकया फिल्म की तरह चलने लगा। उसे देखने के बाद मुईद का कैसे रंग उड़ गया था, जैसे किसी चोर की चोरी पकड़ने पर उड़ जाता है। सारी रात उसकी बेचैनी में कटी। रात को उसने नमाज तहज्जुद पढ़ी और अल्लाह से अपने लिए सुकून और हाशिर के लिए इंसाफ मांगा। सुबह उसकी आंखें बहुत जल्द खुल गईं। उसका सर बहुत भारी हो रहा था। शावर लेकर वो बाहर निकला तो अहमद नाश्ता लाया था। अहमद चचाजाद है इनका, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। नाश्ता करने के बाद वो घर को लॉक करके चचा के घर आ गया ताकि उन्हें घर की चाबियां दे दे। चची उसे दरवाजे में ही मिल गई थी। इन्हें चाबी देकर वो पैदल ही बाहर आ गया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। आसमान बादलों से ढका हुआ था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो तबीयत पर काफी अच्छा असर डाल रही थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम चला जा रहा था। जब ख्याल आया तो काफी दूर निकल आया था। वो वापस पलटने का सोच रहा था जब पीछे से किसी ने उसके कंधे पे हाथ रख दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका जिगरी यार उस्मान खड़ा था, जिसे देखकर वो खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गया। अरे हादी, तू कब आया? उस्मान ने उसे गर्मजोशी से गले लगाते हुए पूछा। परसों ही आया हूँ, हादी ने उससे अलग होते हुए कहा। परसों आया है? और मुझसे मिलने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें, है ना? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे आइडिया नहीं था कि तुम गांव में हो। अच्छा चलो अंदर बैठक में बैठते हैं, फिर बात करते हैं। गांव आए हुए आज पहली बार उसे खुशी हुई। तू नहीं जानता हादी, आज तुझे यहाँ देखकर मैं कितना खुश हुआ हूँ। कितने सालों बाद मिल रहे हैं। तू तो गांव से ऐसा गया कि फिर मुड़कर कभी नहीं देखा। उस्मान बैठते ही फौरन शुरू हो गया, बिना हादी को मौका दिए। बस यार, मसरूफियत ही ऐसी है कि गांव आने का मौका ही नहीं मिलता। अभी भी बहुत मुश्किल से छुट्टी मिली है। तू बता, कितने बच्चे हैं तेरे? माशाल्लाह से 2 बेटे हैं और एक बेटी है। तू बता, शादी कर ली? उस्मान ने तफसील से बताते हुए एकदम उससे पूछा तो वो बुखला गया कि क्या कहे। जितना वो इस सवाल से बचना चाहता था, लोग उतना ही उससे पूछते थे। नहीं यार, मैंने शादी नहीं की और मेरा कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन क्यों? उस्मान ने हैरानगी से पूछा तो हादी ने एक शिकायती नजर उस पर डाली कि तू तो अच्छी तरह जानता है हादी, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो अपने और अंकल आंटी के साथ। वो कब का अपना घर बसा चुकी है और तुम उसके गम में अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। मैं उसके गम में जिंदगी तबाह नहीं कर रहा। ना ही मुझे उससे मोहब्बत है। मुझे उससे इतनी नफरत है कि इस नफरत की वजह से मुझे हर औरत से नफरत महसूस होती है। सारी औरतें मुझे एक जैसी लगती हैं। नहीं हादी, ये सही नहीं है। सारी औरतों को तुम एक पल्ले में नहीं डाल सकते। औरत तुम्हारी माँ भी है, क्या वो इस जैसी है? मेरी बीवी है, क्या वो इस जैसी है? नहीं हादी, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारा सारी इंसानियत से एतबार उठ जाए। असल में तुम आज भी उसे भुला नहीं पाए हो। हादी सर झुकाए बैठा उसकी बातें सुनता रहा।
मैं चाय का कह कर आता हूँ और खाना खाए बगैर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उस्मान एक नज़र उस पर डालकर घर चला गया। बाकी सारा दिन वो जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वहां बैठा रहा। उस्मान ने कई बार उसकी बेध्यानी को नोट भी किया, लेकिन उसने टाल दिया। खाना खाने के बाद उस्मान से इजाजत लेकर वो बाहर निकला। उस्मान भी उसके साथ उसे घर तक छोड़ने आ गया था। उस्मान यार, एक बात तो बता, साथ चलते चलते हादी ने उस्मान से कहा। हाँ पूछना। उस्मान, जिस दिन हाशिर का कत्ल हुआ था, क्या उस दिन किसी ने इस कातिल को नहीं देखा था? तुम तो इन दिनों गांव में थे ना? हाँ हादी, मैं इन दिनों गांव में था। वो दिन भुलाए नहीं भूलता। हमने अपने हाथों से हाशिर को मट्टी के हवाले किया। हादी, जिस वक्त हाशिर को गोली लगी थी ना, वो अनाया के घर से आ रहा था और था भी उनके घर के करीब, और अनाया ने ही सबसे पहले उसे देखा था। और अनाया के बुलाने पे गांव के लोग हाशिर को लेने आए थे, और कातिल को भी अनाया ने देखा था। पहले पहल तो यही सुना था, लेकिन बाद में वो लोग इस बात से साफ मुकर गए। मुझे हैरत है कि अंकल आंटी समेत सब लोगों ने ये बात क्यों छुपाई। उस्मान की बात ने इसे शदीद हैरत में डाल दिया। अनाया का तो खैर था, लेकिन घर वालों ने उससे ये बात क्यों छुपाई? वो सारी रात उसने आंखों में काटी। उसे एक बार अनाया से मिलना होगा, हाशिर के लिए। लेकिन वो उससे कैसे मिलेगा? वो तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता था कि वो कहाँ है। लेकिन वो जहां भी थी, वो उसे ढूंढ निकालेगा। मैंने तो हर चीज अपने लिए बहुत देखभाल कर ली थी। पता नहीं अनाया के वक्त मुझसे कहाँ चूक हो गई। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी खुशियों का गला घोंटकर वो कैसे खुश रही होगी, वो सोच सोच कर पागल हो रहा था। दरवाजे पे कोई था, जिसने इसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। गेट पर चचा थे, जो कि फोन ऑन करने का कह रहे थे, क्योंकि बाबा कल रात से उसे फोन ट्राई कर रहे थे। मोबाइल में चार्जिंग खत्म थी। उसने जल्दी से मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और बाबा को कॉल मिलाई। घर वाले बहुत परेशान थे। इसके लिए बाबा तो फौरन उसे वापस आने का कह रहे थे कि ऐसी ही लापरवाही करनी है तो फौरन वापस आ जाए। किस तरह उन्हें तसल्ली देकर इसने राजी किया और आइंदा ऐसी गलती ना करने का वादा किया। घर वालों से बात करने के बाद वो गेट लॉक करके चचा के घर आ गया। चची ने उसके सामने नाश्ता रखा, जिसे वो बामुश्किल हलक से उतार रहा था। यहाँ आकर उसकी भूख खत्म हो गई थी। वह मुश्किल आधा पराठा खाकर उसने चाय का कप होंठों से लगाया। अरे हादी, ये क्या बच्चों की तरह नाश्ता कर रहे हो तुम? आजकल इसीलिए इतने कमजोर हो गए हो। चचा, जो उसके साथ ही नाश्ता कर रहे थे, टोके बिना ना रह सके। बस चचा, भूख ही इतनी थी, उसने मुस्कुराकर कहा। चचा से इजाजत लेकर वो अहमद को अपने साथ लेकर गांव की सैर पर निकल आए। वो दोनों पैदल ही जमीनों की तरफ चल पड़े। अहमद ने उसे खतरे से भी बाखबर किया कि ये जगह अब पहले की तरह अमन वाली नहीं है। यहाँ अब आए रोज कत्ल हो रहे हैं, और कौन ये कर रहा है कुछ पता नहीं। मजीद ये कि कहीं लोगों ने इस इलाके में एक नकाबपोश को घोड़े पर देखा है। लोगों का ख्याल है कि ये कत्ल वो कर रहा है। अहमद की बात सुनकर वो खूब हंसा कि आज के दौर में ये सब मुमकिन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उस दिन उसने जमीनों पर खूब इंजॉय किया। उस्मान को फोन करके उसे भी बुलवा लिया। उस्मान ने भी इसे वही कहा जो अहमद ने कहा था, लेकिन उसने एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दिया। सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। जोहर के वक्त वो तीनों वापस आ गए। चचा ने इन तीनों को खूब डांटा कि इस तरफ क्यों गए थे। अब उसे तजस्सुस हो रहा था कि आखिर ऐसा वहां क्या है जिसे सब मना कर रहे हैं। उसने अगले दिन वहां जाने का इरादा कर लिया और सोने के लिए लेट गया। आज वो बहुत थक गया था। लेटते ही नींद आ गई। सुबह उसकी आंख अजानों के साथ ही खुल गई। पता नहीं कैसा ख्वाब था, उसे याद नहीं आ रहा था। लेकिन ख्वाब में उसने हाशिर और अनाया को देखा। उसे अब नींद नहीं आ रही थी। उसने उठकर नमाज पढ़ी, अपने माँ बाप और बहन भाइयों के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी और हाशिर की मगफिरत के लिए दुआ मांगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनाया के लिए दुआ मांगे या बद्दुआ। अनाया उसकी दुआ में ऐसी शामिल हो गई थी कि उसे अपनी दुआओं से निकालना बहुत मुश्किल था। उसने चेहरे पर हाथ फेरकर जाए नमाज लपेटी और एक साइड पर रख दी। मोबाइल उठाकर वो वापस बेड पर आ गया और अपनी ईमेल वगैरह चेक करने लगा। एक ईमेल पर एकदम ही उसके हाथ रुक गए। ये सालों पहले की ईमेल थी जो हाशिर ने की थी, जिसमें इसने उसके निकाह की पिक्चर्स भेजी थी। इन तस्वीरों के लिए उसने हाशिर की कितनी मिन्नतें की थी, तब जाकर उसने इसे भेजी थी। कितनी सारी तस्वीरें थीं जिसमें सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, जो अब कहीं गायब हो गई थी। एक तस्वीर पर उसके हाथ रुक गए। वो अनाया की पिक्चर थी, जिसमें वो दुल्हन बनी हूरों जैसी लग रही थी। चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट उसके हुस्न को चार चांद लगा रहे थे। उसकी आंखों में मिर्चें सी भर गईं। क्यों किया अनाया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? वो उसके तसव्वुर से मुखातिब था। हादी एक पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने एक निस्बतन खुशहाल घराने में आंख खोली। अगरचा उनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी,
लेकिन बाबा ने उनकी हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की थी। उनके वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे और उन्हें बहुत शौक था कि उनके बच्चे पढ़ लिख जाएं। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उनके 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी सुंदस, जिसको अच्छी तालीम दिलाकर उन्होंने अपने दूर के रिश्तेदारों में ब्याह दिया। दूसरे नंबर पर अब्दुल हादी था, जिसे वो सब प्यार से हादी बुलाते थे, जो कि अभी अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा था। तीसरे नंबर पर अब्दुल समद, उसके बाद अब्दुल राफे और 5वें नंबर पर हाशिर था। इन सब का लाडला जो हादी से बहुत ज़्यादा अटैच था। राफे और समद को पढ़ाई से कुछ खास लगाव नहीं था, जबकि हाशिर और हादी को पढ़ाई का जुनून था। और एक वजह इन दोनों की बेमिसाल मोहब्बत की ये भी थी, सबसे छोटी इनकी बहन थी मशल, जो कि अभी स्कूल में पढ़ रही थी और सारे घर वालों की उसमें जान थी, खासकर अब्बू की। अब्बू को हादी से बहुत उम्मीदें थी। हादी भी इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा था। इन सब की नोक झोंक से घर आबाद था। हादी पढ़ाई के लिए गांव से बाहर रहता था। जब भी वो घर आता, घर में रौनक लग जाती। इन दिनों वो 3rd सेमेस्टर के पेपर देकर घर आया था। छुट्टियां मनाने के वो हादसा हो गया। जुमे की नमाज पढ़कर वो कुछ दोस्तों के साथ बातों में लग गया। होश तो तब आया जब अब्बू ने कॉल करके वक्त देखने का कहा और जल्दी घर आने का कहा। दोस्तों के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला था। वो दोस्तों से इजाजत लेकर तेज तेज कदमों से घर पहुंचा। बाबा को इनकार ज्यादा देर घर से बाहर रहना पसंद नहीं था, इसलिए वो कोशिश करता कि ज्यादा देर बाहर ना रहे। वो अपनी ही धुन में बिना इधर उधर देखे गुनगुनाता हुआ घर में दाखिल हुआ और फिर एकदम ही उसके पांव रुक गए। पता नहीं वो कौन थी जो उनके घर के सहन में जायनमाज बिछाए हर तरफ से गाफिल नमाज पढ़ने में मशगूल थी। वो कोई हूर परी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पे ऐसी पाकीज़गी थी कि हादी कुछ पल दुनिया जहां से बेखबर हो गया। होश तो उसे तब आया जब अम्मी ने उसे आवाज़ दी, "आ गए तुम?" उसने चौंक कर अम्मी को देखा और फिर जैसे होश में आ गया, जी जी अम्मी आ गया।" अब्बू कहाँ हैं?" उसने खज्जल होकर पूछा। "वो बाजार तक गए हैं।" वो अम्मी से इजाज़त लेकर कमरे में आ गया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा जो पता नहीं कौन थी। ये बात तो तय थी कि वो उनके खानदान से नहीं थी, क्योंकि उसने कम अज़ कम इसे पहले नहीं देखा था। वो सोच-सोच कर पागल हो रहा था। पता नहीं वो क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर रात को बिल्ली थ और फिर रात को बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। अम्मी अब्बू को बता रही थीं कि जब इसने इसे बचपन में देखा था तो वो कितनी छोटी थी और अब इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है और कितनी प्यारी भी। वो उसके अब्बू के दोस्त की बेटी अनाया थी और शायद वो कहीं से आ रही थी तो देर हो गई थी। घर तक जाते जाते नमाज कज़ा हो जाती, इसलिए उनके घर नमाज पढ़ने आई थी। हादी ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा, लेकिन वो उसे कभी दिल से नहीं निकाल पाया। वो उसकी दुआओं में शामिल हो गई थी। हादी जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता, खुद ब खुद ही अल्लाह से अनाया का सारी उम्र का साथ मांगने की दुआ दिल से निकलती। उसने पूरे 3 साल अल्लाह से मांगा था, ये जाने बगैर कि उसकी मंगनी या शादी भी तो इन 3 सालों में हो सकती थी। लेकिन उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था कि वो उसकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और फिर अल्लाह ने उसकी सुन ली और इसे अपनी खुशबख्ती पर यकीन नहीं आता था। वो रोज़ अम्मी और बाबा को राज़ी करने के तरीके सोचता था। दोस्त और भाई मशवरे देते कि बाबा को कैसे राज़ी करना है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा मौका ही नहीं आने दिया। वो इन दिनों पढ़ाई के लिए बाहर जाने की तैयारियों में था कि एक दिन बाबा का अचानक फ़ोन आ गया कि उन्हें उनसे ज़रूरी बात करनी है। वो पहले तो बहुत हैरान हुआ कि ऐसी क्या ज़रूरी बात बाबा को करनी है, लेकिन खैर उसने बाबा को बात करने का मौका दिया और बाबा की बात सुनकर उसने उसका दिल भंगड़ा डालने को चाहा, मगर इस वक्त बाबा उसके सामने होते तो यकीनन वो उन्हें गले लगा चुका होता। बाबा उसके जाने से पहले शादी नहीं तो कम से कम मंगनी कराना चाहते थे। वो भी 80% वालिदैन की तरह सोचते थे कि कहीं उनका बेटा भी वहाँ शादी ना कर ले। वो अभी बाबा को टालने का बहाना सोच ही रहा था कि बाबा ने वो बात कह दी, "हादी, हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, मेरे दोस्त की बेटी अनाया। अगर तुम्हें कोई और पसंद हो तो बता दो, बाद में ये ना कहना कि मुझसे पूछा तक नहीं।" हादी को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लगा उसने ख्वाब देखा है या फिर उसे सुनने में कोई गलती हो गई है। "हेलो हादी, तुम सुन रहे हो ना?" बाबा की आवाज़ उसे होश की दुनिया में लाई। "जी जी बाबा, मैं सुन रहा हूँ," उसने बौखलाते हुए कहा। "हाँ तो बताओ, कोई पसंद है तुम्हें?" "हाँ ना नहीं बाबा, कोई पसंद नहीं," उसने लड़खड़ाते हुए कहा। खुशी से उससे बोला ही नहीं जा रहा था। "तो क्या हम अपनी पसंद की लड़की से तुम्हारी मंगनी करवा दें?" "बाबा, अभी तो बहुत वक्त है इन सब के लिए, 1 साल तक रहने दें," उसने ऊपरी दिल से कहा। "वो तो ठीक है, लेकिन अनाया की दूसरी जगह बात चल रही है, तो मैंने राशिद को मना किया है कि मैं हादी से पूछ लूं पहले, और फिर शादी तो वैसे भी तुम्हारे आने के बाद होगी।"
चलें आपको जो मुनासिब लगे। हादी ने अपनी रजामंदी देकर फ़ोन बंद कर दिया। उसे अपने वालिदैन पर बहुत प्यार आ रहा था, जो उसके बिना बताए उसके दिल का हाल जान गए थे। वो बेइंतहा खुश था। अगले दिन ही हाशिर का फ़ोन आ गया कि उसकी मंगनी हो गई है। उसने बाबा उसने बाबा छुप कर उसे फ़ोन किया था। हाशिर बेइंतहा खुश था उसके लिए। उसने सबसे पहले शुक्राने के नवाफिल पढ़े थे। इन दिनों ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। उसके जाने के दिन करीब आ गए थे। वो घर वालों से रुखसती लेने के लिए गाँव जा रहा था। उसे पहले गाँव पसंद नहीं था, लेकिन जब से अनाया मिली थी, उसे गाँव से मोहब्बत हो गई थी। अब उसे गाँव जाना अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ अनाया रहती थी। उसके गाँव आने पर निकाह की रस्म रख दी गई थी, लेकिन जिस दिन निकाह होना था, उससे एक दिन पहले हादी के मामू की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से निकाह आर्जी तौर पर कैंसिल कर दिया गया। हादी जिस दिन जा रहा था, सबने रो रो कर उसे भी रुला दिया। वो सबको समझाता रहा कि सिर्फ 2 साल की ही तो बात है, लेकिन अम्मी और हाशिर तो रोए ही जा रहे थे। एयरपोर्ट तक तीनों भाई और दोस्त उसे छोड़ने आए थे। सबसे रुखसती लेकर उसने हाशिर को इधर उधर ढूंढा, जो कहीं गायब था। उसने समझ से हाशिर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इसे तो रोना आ रहा था, शायद अपने आंसू छुपाने के लिए इधर से गया है। उसने हाशिर को कॉल मिलाई और उसे बुलवाया। हाशिर तो उसके गले लगकर ऐसा रोया कि वहां मौजूद सभी लोगों को रुला दिया। ये क्या हाशिर, अब तुम बच्चे तो नहीं हो, देखो सबको रुला दिया। और तुम्हारे भाईजान सारी उम्र के लिए थोड़ी जा रहे हैं, सिर्फ 2 साल का ही तो वक्त है। और फिर भाई को जब भी छुट्टी मिलेगी वो पाकिस्तान आएगा। समद ने उसे चुप करवाते हुए तसल्ली दी। और नहीं तो क्या, आएगा कैसे नहीं, अंकल ने इसको ऐसा बांधा है कि देखना 2 महीने बाद कैसे भाग कर आता है। उस्मान की बात से वहां मौजूद सबके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। भाईजान पहुंचते ही फोन करना, हाशिर ने उसे पीछे से आवाज दी थी। उसने हंसते हुए सर हिला दिया। सभी हाशिर की बेताबी पर हंस रहे थे कि जब हादी की शादी हो जाएगी तो क्या करेगा। हादी की बीवी की सौतन होगी हाशिर। हादी को अगर पता होता कि उसके जाने के बाद इतना कुछ बदल जाएगा तो वो कभी ना जाता। हादी ने पहुंचते ही सबसे पहले घर फोन किया था। पहले पहल तो उसे पता नहीं था यहाँ का। वो दिन में एक बार घर पर जरूर बात करता और जिस चीज को दिल चाहता फौरन खरीद लेता। नतीजा, उसके पास महीना खत्म होने से पहले ही पैसे खत्म हो गए। यहाँ पहले से मौजूद लड़कों ने उसे समझाया कि यहाँ रहना है तो हाथ तंग रखना होगा। घर हफ्ते में एक बार बात करना या फिर मैसेज से काम चलाना, और खाना भी हो सके तो एक वक्त खाना। पहले पहल तो ये सब मुश्किल लगा, लेकिन फिर वो भी बाकी लड़कों की तरह आदी हो गया। उसके यहाँ पहुंचने के 2 माह बाद फोन पर उसका निकाह अनाया से हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश था। घर वाले अनाया की बहुत तारीफें कर रहे थे। उसने हाशिर से बहुत मिन्नतें की कि अनाया की तस्वीरें भेज दो, लेकिन वो भी हाशिर था, उसने भी उसे तंग करने की कसम खाई थी। हादी को बहुत ज्यादा तंग करने के बाद उसने पिक्चर्स भेज ही दी। हादी तो देखता ही रह गया। वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। हादी इन दिनों बहुत ज्यादा खुश था। इन दिनों हादी ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी थी, क्योंकि बाबा की तनख्वाह में ये सब पूरा नहीं हो सकता था। और फिर वो मजीद बोझ नहीं बनना चाहता था, बल्कि इनका बोझ हल्का करना चाहता था। जॉब के साथ वो पढ़ाई को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था, इसलिए वो सारी रात में सिर्फ 2-3 घंटे सोता, बाकी वो पढ़ाई करता था। उसने जॉब की बात घर में किसी को नहीं बताई थी। वो खाना भी एक वक्त खाता था और नाश्ता भी ब्राय नाम करता था। पहले तनख्वाह मिलने पर वो बेहद खुश था। उसने सबसे पहले हाशिर के लिए मोबाइल खरीदा, जो उसने हादी के यहाँ आने के अखराजात के लिए बेच दिया था, ये कहकर कि मैं तो ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं करता। लेकिन हादी को एहसास था कि वो मोबाइल के बगैर कैसे गुजारा कर पाएगा। जिस दिन हाशिर को मोबाइल मिला वो बेहद खुश था और बार बार उससे कह रहा था कि भाईजान अपना हाथ क्यों तंग किया, मेरा गुजारा मोबाइल के बगैर हो रहा था। अगर उसे पता होता कि यही मोबाइल हाशिर की जान लेगा तो कभी भी इसे मोबाइल नहीं दिलाता। मोबाइल मिलने के बाद हाशिर तकरीबन रोज ही उसे वीडियो कॉल करता और सबसे बात करवाता। हादी रोज ही उसे नसीहत करता कि फजूल खर्ची नहीं करना। यहाँ अगर उसे पता चल रहा था कि पैसे की कीमत क्या है, पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, उसे बाबा पर बहुत प्यार आता कि पता नहीं किस मुश्किल से उन्होंने उसे पढ़ाया और इतने ज्यादा अखराजात पता नहीं किस तरह पूरे किए थे। पढ़ाई और जॉब ने उसकी मसरूफियत बढ़ा दी थी। उस दिन बाबा ने उसे बहुत डांटा। हुआ ये कि वो उस वक्त दुकान में था कि हाशिर की कॉल आ गई और उसने बेध्यानी में अटेंड कर ली, और इसी तरह सबको उसकी जॉब करने का पता चल गया। बाबा ने उसे बहुत डांटा कि उसने इसे पढ़ाई के लिए भेजा है या नौकरी करने, और फौरन नौकरी छोड़ने का कहा। उसने बहुत मुश्किल से बाबा को समझाया, और बाबा जो अपने सामने किसी की मुश्किल से ही सुनते थे, पता नहीं इतनी जल्दी कैसे मान गए। शायद इन्हें एहसास था कि इनकी नौकरी में ये सब कुछ पूरा करना मुश्किल है। रमजान शुरू हो रहा था और ये पहली बार था कि वो घर वालों के बगैर रमजान गुजारता।
हाशिर बार बार उसे मैसेज कर रहा था कि ईद पर ज़रूर आना, क्योंकि उसके बगैर ईद का मज़ा नहीं होगा। हाशिर की सारे बहन भाइयों में इससे बनती थी। समद और राफे से रोज़ उसकी लड़ाई होती थी। रमज़ान में हाशिर के पेपर थे और हादी ने हाशिर को सख्त तंबीह की थी कि सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। उसने मशल को उसकी जासूसी पर लगाया था कि अगर पढ़े नहीं तो मुझे बताना। पाकिस्तान में तो वो अपनी निगरानी में इसे पढ़वाता, लेकिन यहाँ तो वो सिर्फ इसे धमकियां ही दे सकता था। घर में वो सिर्फ हादी की ही सुनता। जब भी अम्मी को इससे कोई बात मनवानी होती तो हादी को कह देती, और फिर हाशिर बिना कुछ कहे बात मान जाता। हाशिर को मशल पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो इसे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो सीधा हादी को बता देती। हादी चाहता था कि हाशिर मेडिकल में सिलेक्ट हो जाए। हाशिर बेहद लायक था। बाबा और हादी को इससे बहुत उम्मीदें थी। हाशिर भी इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश कर रहा था। ईद करीब आ रही थी। अम्मी अनाया के घर ईद के कपड़े ले जाना चाहती थी, लेकिन हाशिर ने उसे मना किया था कि जब उसके पेपर खत्म हो जाएंगे वो भाभी के ईद के कपड़े ले जाएगा। हादी से अनाया के निकाह के बाद वो भाभी से मिलने जाता था। अनाया भी इसे बिल्कुल भाइयों की तरह मोहब्बत करती थी। अपनी ऊट पटांग बातों से वो अनाया को हंसाता रहता। जब से उसके पेपर शुरू हुए थे, भाई और बाबा ने सवाए नमाज के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी थी। हादी ने सबके लिए ईद के गिफ्ट लिए थे। उसने पहली बार अनाया के लिए भी गिफ्ट लिया था, और हाशिर की जिद थी कि वो ही अनाया को उसका गिफ्ट देगा। हाशिर के पेपर बहुत अच्छे हो गए थे। वो बेइंतहा खुश था। उसने रात को वीडियो कॉल की थी और तकरीबन 1 घंटा उससे बात की थी, क्योंकि 1 महीने से वो मैसेज पर ही गुजारा कर रहा था। हादी बहुत थका हुआ था और इस वक्त सोना चाहता था, लेकिन हाशिर था कि उसकी बातें ही खत्म नहीं हो रही थीं। आखिर बाबा ने ही उसे टोक दिया। हाशिर, कुछ बातें आइंदा के लिए भी छोड़ दो, कि आज ही सारी बातें करनी है। हादी थक गया होगा। बाबा, आइंदा का क्या पता, आज तो करने दे बातें। अच्छा भाईजान, कल मैं भाभी के घर ईद के गिफ्ट्स लेकर जा रहा हूँ, अगर कोई पैगाम भेजना है। आखिर में हाशिर ने शरारत से कहा तो हादी ने उसे घूरा। भाई हादी, 1 मिनट। हादी जो कॉल काट रहा था, हाशिर के एक बार बोलने पर रुक गया। हाँ बोलो। भाईजान, आपको अपना वादा याद है ना? कौन सा वादा? हादी इस वक्त बहुत थका हुआ था। उसके दिमाग से ही निकल चुका था कि उसने हाशिर से कोई वादा किया है। देख लो हादी भाई, आप अभी से भूल गए। आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने पेपर अच्छे दे दिए तो आप ईद पर आएंगे। हाशिर ने मुंह फुलाते हुए कहा। हादी उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। अब मुझे क्या पता तुम्हारे पेपर्स अच्छे हुए हैं या नहीं, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और जब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं बड़ी ईद पर अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। देख लो हादी भाई, आप वादे से मुकर रहे हैं। अगर आप नहीं आए ना तो मैं आइंदा आपसे बात नहीं करूंगा। हाशिर ने चिड़चिड़ेपन से कहा। अच्छा, गुस्सा तो मत करो, मैं कोशिश करूंगा आने की। वैसे पहला सेमेस्टर है, आना मुश्किल है, लेकिन तुम कहते हो कि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। हादी ने हार मानते हुए कहा तो हाशिर बेइंतहा खुश हो गया। अच्छा हादी भाई, मैं कल सुबह सबसे पहले आपके ईद के कपड़े दर्जी को दे दूंगा, उसके बाद भाभी की ईदी लेके जाऊंगा। अच्छा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। अब मुझे नींद आ रही है, कल क्लास भी लेनी है। अच्छा, जाएं जाएं, सो जाएं। आप भी क्या याद करेंगे कि हाशिर जैसा भाई मिला था। अल्लाह हाफिज। रात को देर से सोने से उसकी आंख देर से खुली। उसकी नमाज भी कज़ा हो गई थी। जल्दी से चाय पीकर वो यूनिवर्सिटी आ गया। 2 क्लासें लेकर वो कैंटीन आ गया। भूख से उसका बुरा हाल था। सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। बर्गर खाकर वो दोबारा क्लास में आ गया। अभी क्लास शुरू हुए कुछ देर ही हुई थी कि उसका फोन बजने लगा। क्लास में कॉल अटेंड करने की इजाज़त नहीं थी, तो उसने मोबाइल निकाल कर देखा, हाशिर कॉलिंग लिखा था। उसने मोबाइल साइलेंट किया और जेब में डाल दिया, लेकिन हाशिर शायद मोबाइल पर हाथ रखकर भूल गया था। आज वो अनाया के घर गया होगा और अब सारी बातें उससे करने को बेताब होगा, हादी ने सोचा। हादी ने 1-2 बार कॉल काट भी दी, लेकिन हाशिर कॉल पे कॉल कर रहा था तो मजबूरन वो क्लास से बाहर आ गया। हाँ हाशिर यार, बोलो, इस वक्त मैं क्लास में था, तुम्हें पता तो है। सॉरी भाई, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। वो असल में मैं आपके लिए सूट लेने बाजार आया था, तो ख्याल आया कि कलर तो मैंने आपसे पूछा भी नहीं, इसीलिए कॉल कर रहा था। आपने कॉल अटेंड नहीं की तो मैं घबरा गया कि कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं। हाशिर ने सफाई देते हुए कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, इस वक्त मेरी क्लास है, बाद में बात करते हैं। लेकिन भाई, आपने कलर तो बताया नहीं। जो तुम्हें पसंद है वही ले लो। अच्छा, बाकी बाद में बात करते हैं। उसने जल्दी से कॉल काटी कि कहीं हाशिर फिर से शुरू ना हो जाए। वो पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस था। क्लासेस खत्म होने के बाद वो दुकान पर आ गया। हाशिर ने दोबारा फोन नहीं किया था। आज वो अनाया के घर जाने वाला था। शायद सुबह की बात से नाराज है। वो अभी सोच ही रहा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। हाशिर कॉलिंग लिखा था। शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। उसने मुस्कुराते हुए मोबाइल कान से लगाया। हाँ हाशिर, बड़ी लंबी उम्र होगी तुम्हारी, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रहा था। उसने बिना अगली तरफ की बात सुने बोलना शुरू किया। भाई हाशिर। हाशिर नहीं रहा। भाई हाशिर को किसी ने गोली मार दी।
आपका हाशिर नहीं रहा। समद फ़ोन पर ही बच्चों की तरह फूट-फूट कर रो दिया। हादी के हादी के एसाब काम करना छोड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समद क्या कह रहा है। उसके कानों में तो बस ये आवाज़ गूंज रही थी, भाई हाशिर को किसी ने गोली मार दी। उसके हाथ से मोबाइल गिर चुका था। वो दो जानों ज़मीन पर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसका दोस्त जो उसके साथ ही दुकान पर काम करता था, भागता हुआ उसके पास आया था। क्या हुआ हादी, तुम ऐसे क्यों बैठ गए हो? सब ठीक तो है ना? मुस्तफ़ा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो उसने खाली-खाली नज़रों से मुस्तफ़ा को देखा। क्या हुआ हादी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुस्तफ़ा को उसके यूं चुप रहने से डर लगा था, लेकिन हादी गहरे सदमे में था। उसने कोई जवाब ना दिया, बस खाली-खाली नज़रों से मुस्तफ़ा को देखता रहा। मुस्तफ़ा ने जब उसे यूं ही चुपचाप बैठा देखा तो उसका मोबाइल उठा लिया, जो कि हादी के करीब ही पड़ा था। और फिर कब, कैसे, सब कुछ मुस्तफ़ा ने किया। वो कैसे पाकिस्तान पहुंचा, उसे कुछ पता नहीं चला। पता तो तब चला जब उसने हाशिर का कफन में लिपटा चेहरा देखा और फिर इसका जवाब दे गया। वो ऐसे फूट फूट के रोया कि वहां मौजूद सभी अफराद को रुला दिया। हाशिर को कितनी जल्दी थी उसके पाकिस्तान आने की, और आज जब वो आ गया तो वो कैसे खामोश लेटा था। वो पागल हुआ जा रहा था। उसे इर्द गिर्द का होश नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके वालिदैन का क्या हाल है। उन्होंने भी तो बेटा खोया था। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसे अपना गम सबसे बड़ा लग रहा था। उसे नहीं भूलता था वो मंजर, जब उसने अपने आंखों के सामने हाशिर को मिट्टी में दफन होता देखा। कितने दिनों से उसने सिर्फ पानी पर गुजारा किया। उसने बाहर की दुनिया से राब्ता खत्म कर दिया था। अम्मी बाबा कई बार उसके पास आए थे, उसे समझाने, उसे हौसला देने। हालांकि उनका दुख हादी से बड़ा था, लेकिन वो अपने बाकी बच्चों के लिए सब्र से काम ले रहे। उसने सबसे बात करना छोड़ दी थी, जैसे इन सब ने हाशिर को मारा हो। और जब उसे पता चला कि हाशिर को मोबाइल के लिए कत्ल किया गया है, तो वो खुद को हाशिर का कातिल समझने लगा। वो सारी दुनिया के साथ साथ खुद से भी खफा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि कहीं से वो हाशिर के कातिल को ढूंढ कर सारी दुनिया के सामने कत्ल कर दे। कोई कैसे इतना जालिम हो सकता है कि सिर्फ चंद हजार के मोबाइल के लिए किसी की जिंदगी अंधेर कर दे। कल ईद थी, सारे गाँव में पटाखों की आवाजें गूंज रही थी। आज 5वां दिन था उसका यहाँ आए हुए, और उसने सहरी और अफ्तार में पानी के अलावा कुछ नहीं लिया था। इस वक्त सब सहरी के लिए उठे थे कि एकदम ही उसकी तबीयत खराब हो गई। रात का वक्त था, किसी डॉक्टर का मिलना मुश्किल था। सभी उसकी वजह से परेशान हो गए थे। अम्मी और बहनें तो बाकायदा रोने लगी थीं, और बाबा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो पागलों की तरह घर में इधर से उधर चकरा रहे थे, जबकि समद और राफे डॉक्टर को बुलाने गए थे। किसी न किसी तरह उसकी तबीयत जरा संभली तो सबने सुख का सांस लिया। वो बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा सा था कि उसकी वजह से सब परेशान हुए, और किसी ने रोजा भी नहीं रखा। बाबा जो कई दिनों से अपने आप पर काबू पाए बैठे थे, आज अपना जब्त खो गए, और बच्चों की तरह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। वो अपनी बीमारी और गम सब भूलकर बाबा को संभालने बैठ गया। हादी, देख बेटा, हमने हाशिर को खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमारे हाल पर रहम कर। हाशिर का गम अलग, और तूने जो अपनी हालत बना रखी है वो अलग, हम सबकी जान ले रही है। बाबा की बातों से उसका सर झुक गया। हाँ, वो बहुत खुदगर्ज हो गया था। उसे अपने गम के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन उसने सबसे माफी मांगी और खुद को संभालने का वादा किया, लेकिन ये था बहुत मुश्किल। शाम को ही किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो वो इस वक्त गेट के साथ ही वजू कर रहा था, तो मजबूरन दरवाजा खोलने उठ गया। दरवाजा खोलने पर दर्जी खड़ा था, जो उसके कपड़े देने आया था, जो हाशिर ने सिलने के लिए दिए थे। हाशिर ने उसके लिए ब्लैक रंग का सूट लिया था, जिसे सीने से लगाए वो वहीं सहन में घुट घुट कर रोने लगा। वो भूल गया कि उसने बाबा से कोई वादा किया था। ईद का दिन सबके लिए खुशियों का दिन था, लेकिन इस दिन इन लोगों के लिए गम का एक बार लेकिन उस दिन इन लोगों के लिए गम एक बार फिर ताज़ा हो गया था। पहली ईद थी जो सब हाशिर के बिना गुजार रहे थे। ईद के दिन वो सब भाई तैयार होकर बाबा के साथ ईद की नमाज पढ़ने जाते थे। आज उनमें से किसी का भी इन नए कपड़े पहनने को दिल नहीं चाह रहा था। हादी तो सुबह ही ऊंधे मुंह पड़ा था, लेकिन बाबा के समझाने पर उसने नए कपड़े पहने और नमाज पढ़ने भी गए, और उस तरह इनकी पहली ईद हाशिर के बिना गुजर गई। जिंदगी कब किसके लिए रुकती है। हादी के पेपर सर पर थे, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था। वो हाशिर का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसे कातिल का कोई असर और सूख नहीं मिल रहा था। बाबा को जब पता चला कि वो नहीं जा रहा, तो उसे बुलाकर खूब उसकी क्लास ली। वो सर झुकाए सुनता रहा। बाबा ने उसे वापस जाने पर मजबूर किया। उस दिन वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि मैसेज टोन बजी। उसने मैसेज ओपन किया तो कोई अनजान नंबर था। लिखा था, मुझे हाशिर के मरने का बहुत अफसोस है। अल्लाह हमारे हाशिर को इस दुनिया की सारी खुशियां नसीब करे। अनाया। अनाया का नाम पढ़ के वो हैरत ज़दा हो गया। इतने दिनों में वो अनाया को तो भूल ही गया था।
उसने जवाबी मैसेज टाइप किया, अल्लाह के काम अल्लाह ही बेहतर जाने, हम तो बस सब्र और दुआ ही कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें याद किया। वैसे मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला? उसने मैसेज टाइप करके सेंड किया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद दोबारा टोन बजी तो उसने बेताबी से मोबाइल उठाकर देखा तो उस्मान का मैसेज था। बाहर आने का कह रहा था। उसने बेदिली से मोबाइल साइड पर रखा और खुद बाहर निकल आया। वापिस आकर उसने बेताबी से मोबाइल चेक किया तो एक मुख्तसर सा मैसेज आया था, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। वो सोचता ही रह गया कि अब क्या टाइप करे। उसने खामोशी से मोबाइल एक साइड पर रख दिया। अगले दिनों में उसने कई बार उसे मैसेज किया लेकिन अगले तरफ बिल्कुल खामोशी रही। वो इसकी खामोशी को झिझक और शर्म का नाम देकर टालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका दिल इसे कहीं कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था। हाशिर का रिजल्ट आ गया था। उसने पूरे जिले में टॉप किया था। उसका रिजल्ट हाथ में लिए बाबा रो पड़े। कितनी मेहनत की थी हाशिर ने इस दिन के लिए, और जालिमों ने उसके अरमान सब कुछ एक मोबाइल के लिए मिट्टी में मिला दिए। हादी का इरादा और भी मजबूत हो गया था। उसने हाशिर के तस्वुर से अहद किया कि वो उसके कातिल को भी जीने का मौका नहीं देगा। वो रोज ही उसके कातिल का सुराग लगाने निकल पड़ता, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। बाबा को पता नहीं उसकी सरगर्मियों को कैसे इल्म हुआ। उस रोज उन्होंने बहुत प्यार से उसे समझाया कि उन्हें उससे बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। वो क्या करने जा रहा है, जिस हाथों में वो डिग्रियां देखना चाहते हैं वो हाथ वो खून से रंगना चाहता है। और ये कि हाशिर का मामला उन्होंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, वही बेहतर फैसला करने वाला है। बाबा ने उसे अपने सामने बिठाते हुए वादा लिया कि वो कोई गलत काम नहीं करेगा और वापस चला जाएगा। वो वापस जाना नहीं चाहता था, लेकिन बाबा ने उसके सामने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था। यूं वो ना चाहते हुए भी वापस जाने पर आमादा हो गया, अपने दिल पर बहुत सारा बोझ लिए। आज भी सब उसे रुखसत करने एयरपोर्ट आए थे, लेकिन आज किसी ने इसे पीछे से नहीं रोका कि भाईजान पहुंचते ही फोन करना। उसने आंखों में आंसू लिए पीछे मुड़कर उस चेहरे को ढूंढना चाहा, लेकिन इतने सारे लोगों में वो चेहरा कहीं नहीं था। यहाँ वापस तो वो आ गया था, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब भी मोबाइल की घंटी बजती वो चौंक जाता कि कहीं हाशिर का फोन ना हो, और फिर इसकी आखिरी खुशी भी खत्म हो गई। उसने जितनी आसानी से उसे पाया था उतनी आसानी से खो भी दिया। इसे तो अभी तक ये सब ख्वाब ही लगता था। वो सचमुच ख्वाब बनकर ही रह गई थी। वो हवा के झोंके की तरह उसकी जिंदगी में शामिल हुई थी और उसकी जिंदगी में हर तरफ खुशियां बिखेर दी थी। इस हवा के झोंके की तरह वो उसकी जिंदगी से निकल भी गई, उसकी जिंदगी को वीरान करके। सिर्फ एक मैसेज ने उसकी जिंदगी बिखेर दी थी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं जवानी में बेवा नहीं होना चाहती। मुझे आपसे तलाक चाहिए। उम्मीद है आप मुझे अदालत पर जाने उम्मीद है आप मुझे अदालत जाने पर मजबूर नहीं करेंगे। उसने कई बार वो मैसेज पढ़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अनाया ऐसा कह सकती है। इसे तो अपनी पसंद पर बहुत मान था कि उसकी चॉइस कभी गलत नहीं हो सकती। उसे इतनी तकलीफ उसके तलाक मांगने पर नहीं हुई थी जितनी उसकी जवानी में बेवगी की चादर पहनने पर हुई थी। तो वो भी बाकी लोगों की तरह हाशिर के मामले को दुश्मनी का रंग दे रही थी। और हैरत तो उसे अपने वालिदैन पर भी हो रही थी जब उन्होंने उसे फोन करके अनाया को तलाक देने का कहा। बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुमने मेरे कहने पर ही उससे निकाह किया था, अब मेरे कहने पर ही उसे तलाक दे दो। वो उसे तलाक नहीं देना चाहता था, लेकिन सबके मजबूर करने पर उसने उसे तलाक दे दी। और वो वक्त उसके लिए बहुत सख्त था। उसे अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मजीद सितम इस जालिम ने इस पर यह तक कर दी कि इद्दत पूरी होने के फौरन बाद ही शादी कर ली थी। इन दिनों वो सारी दुनिया से खफा था। उसने सबसे राब्ता खत्म कर लिया था। एक हाशिर के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। उसे हर शख्स से नफरत हो गई थी। वो तो खाली दामन रह गया था। उसने स्मोकिंग शुरू कर दी थी। उसके पेपर शुरू थे, उसे पढ़ा नहीं जाता था। उसका बस नहीं चलता था कि कहीं से वो उस कातिल को ढूंढ कर बेदर्दी से कत्ल कर दे जिसने उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। बाबा ने घर शहर शिफ्ट कर दिया था। इनका अब दिल नहीं लगता था गांव में। वक्त गुजर ही जाता है, अच्छा हो या बुरा किसी के लिए नहीं ठहरता। वक्त के साथ साथ गहरे से गहरे जख्म भी भर ही जाते हैं। अगरचा सब्र करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। बाबा को उससे बहुत उम्मीदें थीं और उनकी खातिर इसने दोबारा जीना शुरू कर दिया। दिल में गमों के पहाड़ बसाए होंठों पर हंसी से जाना कितना मुश्किल था, ये कोई हादी से पूछता। वो स्टडी कंप्लीट करके वापस आ चुका था और आते ही उसे जबरदस्ती जॉब मिल गई। उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो खुश नहीं हो पा रहा था। उसके एहसास खत्म हो चुके थे। घर वाले उसकी शादी पर जोर दे रहे थे, लेकिन शादी का नाम सुनकर वो नए सिरे से अजियत में मुब्तला हो जाता। घर वालों ने थक हार कर उसे शादी का जिक्र करना ही छोड़ दिया और उसे छोटे भाइयों की शादी करवा दी। सबसे छोटी मशल की शादी भी हो गई। अम्मी और बाबा हर वक्त उसकी फिक्र में लगे रहते, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। कई सालों से उसका सुकून गायब था। वो जानना चाहता था कि उसकी खुशियों का कातिल कौन है, लेकिन बाबा उसे गांव जाने नहीं दे रहे थे। दिन ब दिन उसकी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। हर चीज से उसका दिल उचाट हो गया था। उसे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ गलत है,
लेकिन क्या यही उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिल गांव की तरफ खिंच रहा था, इस गांव की तरफ जहां उसकी खुशियों के कातिल रहते थे। जब उसकी बेचैनी हद से बढ़ गई तो उसने बाबा को एक बार कायल करने की कोशिश की। बाबा पहले तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, लेकिन उसकी यकीन दहानी कराने पर वह मुश्किल राजी हो गए। बाबा ने उससे वादा लिया था कि वो कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिसका खुमियाजा इन सबको भुगतना पड़े। वो ना चाहते हुए भी राजी हो गया। बाबा ने जाते जाते उससे एक और वादा भी लेना चाहा, जिसने इसे कश्मकश में डाल दिया। बाबा चाहते थे कि जिस तरह उन्होंने इसे इजाजत दे दी है, इस तरह वो भी उनकी बात का मान रख ले। और उसने बाबा को तसल्ली दी कि अगर उसकी जिंदगी उलझने सुलझ गई तो वो उनकी बात जरूर मानेगा। इस तरह वो ऑफिस से 1 महीने की लीव लेकर गाँव आ गया। लेकिन आज जहाँ उसका चौथा दिन था और उसे कोई सुराग नहीं मिल पाया, और अगर मिला भी तो उसने उसे और भी उलझा दिया। मोबाइल की आवाज उसे हाल में ले आई। एक लंबी सांस लेकर उसने खुद को कंपोज किया और मोबाइल कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बाबा थे जो गेट खोलने का कह रहे थे। वो हैरान परेशान गेट तक गया। गेट पर अम्मी और बाबा खड़े थे। इन दोनों को देखकर वो खुशगवार एहसास में घिर गया। इस वक्त वो जिस सिचुएशन में था उसे किसी अपने की शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। बाबा, आप लोग और यहाँ? उसने इन्हें रास्ता देते हुए पूछा। हाँ, तू आ सकता है, फिर हम क्यों नहीं आ सकते? नहीं बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। आप लोग यहाँ अचानक बिना बताए आ गए ना, इसलिए पूछा। हाँ बेटा, ये तो तुम्हारी अम्मी है ना, जब से तू आया है 24 घंटे तेरी ही फिक्र में लगी रहती है, इसीलिए ले आया। अब्बा ने बेड पर लेटते हुए कहा, जबकि अम्मी घर का जायजा लेने में मसरूफ थी। क्यों अम्मी, मैं अब छोटा तो नहीं हूँ, आप क्यों इतनी फिक्र करती हैं? उसने अम्मी के गले में हाथ डालते हुए कहा। बच्चे नहीं हो, लेकिन हरकतें बच्चों से कम भी नहीं हैं। अम्मी ने उसके हाथ हटाते हुए कहा तो वो सर खुजाकर रह गया। वो समझ रहा था कि अम्मी का इशारा किस तरफ है। अच्छा, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ। तुम रहने दो हादी, मैं बना लूंगी। अम्मी, अब मैं इतना भी फूहड़ नहीं हूँ जो आपके लिए नाश्ता न तैयार कर सकूं। अम्मी को अंदर भेजकर वो घर से बाहर निकल आया ताकि बाजार से नाश्ते के लिए कुछ ले आए। घर में चाय का सामान तो मौजूद था, लेकिन नाश्ते के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसके लिए नाश्ता तो चचा के घर से आता था और उस वक्त तो सब नाश्ता कर चुके थे। वो नाश्ते का सामान हाथ में लिए अपने ही धुन में दुकान से निकल रहा था कि किसी से टकरा गया। ओह सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। उसने सामने खड़े तकरीबन इसी की उम्र के लड़के से माजरत करना चाही, जो कि अब टिकी से अजीब नजरों से देख रहा था। हादी को वो कुछ अजीब लगा। वो अपनी सुर्ख सुर्ख आंखें उस पर गाड़े हुए खड़ा था। हादी साइड पर निकलना चाहता था क्योंकि वो बीच रास्ते में बुत बना खड़ा था। वापिस आ गए तुम? तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज पर हादी के चलते कदम रुक गए। वो जो कोई भी था, यकीनन उसी के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इन दोनों के अलावा कोई और वहां पर मौजूद नहीं था। बात सुनो, हादी ने उसे आवाज देकर रोकना चाहा। वो तेज तेज कदमों से वहां से शायद निकलना चाहता था। उसकी पुकार पर उसके पांव एक पल के लिए सुस्त पड़ गए, लेकिन अगले ही पल वो तेजी से वहां से निकल गया। हादी पीछे हैरान परेशान खड़ा रह गया। कौन था वो? हादी ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो उसके बारे में ऐसा क्यों कह रहा था? वो सुस्त कदमों से घर की तरफ बढ़ा। अरे हादी, कहाँ चले गए थे तुम? वो अम्मी नाश्ते का सामान लेने गया था। उसने अपने हाथों में मौजूद शापर अम्मी को थमाते हुए कहा। वो उलझते हुए कमरे में आ गया। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि वो जो कोई भी था कुछ ना कुछ तो जानता था। वो एक बार फिर उलझ गया था। शाम को मशल और बड़ी आपी भी बच्चों के साथ आ गई थी, तो घर में एकदम से रौनक लग गई थी। चची और उनकी बहुएं भी उससे मिलने आ गईं। चची ने उसे डांटा भी कि इनको अम्मी और बाबा का क्यों नहीं बताया। वो साथ में रात का डिनर भी कह दिया कि वो ले आएगी। मशल और आपी का भी रात का रुकने का प्रोग्राम था, और इन सब ने एक बार फिर अपना फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया था, हादी की शादी का। हादी का मूड पहले से ही ऑफ था, इसलिए वो कमरे में आ गया, लेकिन कमरे में भी उनकी आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। अरे, इस अनाया को कहाँ हमारे हादी से अच्छा दूल्हा मिला। एक नंबर का लोफर मियाँ है इसका। पता नहीं अनाया ने इसमें क्या देखा था। सुनने में तो आया है कि लव मैरिज है। ये चाची की आवाज थी। नहीं भाभी, अनाया ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत ही प्यारी बच्ची थी। अरे भाभी, आप तो ऐसे ना कहें। इस अनाया ने कैसे हमारी हादी की जिंदगी तबाह कर दी। नहीं भाभी, कोई किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करता, सबको अपने किस्मत का लिखा ही मिलता है। ये अम्मी की आवाज थी। हादी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अम्मी अनाया को क्यों इल्जाम नहीं दे रही, सारा इल्जाम किस्मत पर ही क्यों डाल रही हैं। वो बिना बताए घर से निकल आया।
वो जब परेशान होता तो ऐसी जगह ढूंढता जहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वो चलते चलते जमीनों की तरफ निकल गया। चचा की डांट, सब कुछ वो भूल गया था। बहार का मौसम था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। जब दिल का मौसम ही खुशगवार ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वो निस्बतन एक वीरान गोशे में दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गया और उदासी से इर्द गिर्द देखने लगा। कितनी खामोशी थी यहाँ, जो दिल को बहुत सुकून बख्श रही थी। तभी उसकी नजर एक झोंपड़ी नुमा कमरे पर पड़ी। गांव में जमीनों पर किसान अपनी सहूलत के लिए मिट्टी से ऐसे झोंपड़ी नुमा कमरे बनाते हैं ताकि बारिशों और गर्मियों से बचा जाए। इस झोंपड़ी नुमा कमरे में शायद कोई था, क्योंकि इस कमरे के आगे आग पर देगचा पड़ा था। इसे बहुत हैरानी हुई। इस वक्त शाम का वक्त हो रहा था और सुनने में आया था कि यहाँ अब कोई नहीं आता। रहना तो दूर की बात, उसे तजस्सुस हुआ कि यहाँ कौन रहता है। वो बिना आहट पैदा किए धीरे धीरे इस झोंपड़ी तक पहुंचा और हाथ बढ़ाकर इस झोंपड़ी का पर्दा हटाया। अंदर बहुत अंधेरा था। एकदम से रोशनी से अंधेरे में आने से पहले कुछ वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की तो मंजर वाज़ेह हो गया। एक तरफ पानी का घड़ा, साथ में लकड़ी का एक संदूक, जमीन पर बिछी चटाई जो कि जा बजा से फटी हुई थी। कौन हो तुम? आवाज पर उसने चौंक कर देखा। जो झोंपड़े के आखिरी कोने में चारपाई पर एक ज़ईफ सा आदमी बैठा उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। लगता है नए हो इस गांव में। हादी को चुपचाप खड़ा देखकर उसने एक और सवाल किया। ना, नहीं हूं तो इसी गांव का, लेकिन काफी सालों बाद आया हूँ। तुम हादी हो ना? हादी ने बेयकीनी से उसे देखा। हाँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो पहली बार आपसे मिल रहा हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरी मानो यहाँ से चले जाओ और वापस मुड़कर ना आना, और ना वरना वो तुम्हारी भी जान ले लेंगे। वो बहुत जालिम है, बहुत जालिम। उन्होंने मेरे अंश को भी मार दिया, वो तुम्हें भी मार देंगे। चले जाओ यहाँ से। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? कौन जान ले लेगा मेरी? हादी ने चंद कदम आगे बढ़ा दिए और उनकी चारपाई पकड़कर दो जानों बैठ गया। वो एकटक हादी को देखने लगे। हादी उसके इस तरह देखने पर कंफ्यूज हो गया। बाबा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हादी ने बेचैनी से पूछा। चले जाओ यहाँ से। उसकी मुश्किलें पहले ही बहुत ज्यादा हैं, तुम उसकी मुश्किलें मत बढ़ाओ। चले जाओ। बाबा एकदम से ही चिल्लाने लगे। हादी को उन पर पागल होने का गुमान हुआ। बाबा, मैं चला जाऊंगा, आप पहले मुझे बता तो दें किसने और आपके अंश की जान ले ली। हादी को लग रहा था कि वो मंजिल के करीब है, लेकिन इस बाबा पर तो जैसे जुनून सवार हो गया था। वो हादी को वहां से बाहर निकालने के लिए चीजें उठा उठा कर फेंक रहा था। हादी ना चाहते हुए भी वहां से बाहर निकल आया, दिल में वहां दोबारा आने का अहद करके। पता नहीं वो कौन था और मुझे कैसे जानता था। हादी अपनी ही सोचों में गुम धीरे धीरे चल रहा था। अंधेरा फैल रहा था, लेकिन उसे किसी चीज का होश नहीं था। वो यहाँ अपनी परेशानी कम करने आया था, लेकिन उसकी परेशानी उल्टा बढ़ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अभी बीच रास्ते में ही था कि जाने कहां से दो मोटरसाइकिल सवार उसका रास्ता रोके खड़े हो गए। वो हैरान परेशान खड़ा रह गया। इस अचानक अवतार के लिए तैयार नहीं था। यही है ना? हाँ, मेरे ख्याल में यही है। क्या मतलब तुम्हारे ख्याल में? तुम्हें कंफर्म पता नहीं है? वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। हादी ने साइड से निकलना चाहा तो उन्होंने उसे रोक दिया। रुकिए भाई साहब, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? हादी को लग रहा था कि वो फंस गया है, लेकिन अब क्या हो सकता था? उसके पास कुछ भी नहीं था, जबकि मुकाबिल असलहे से लैस थे। क्या नाम है तुम्हारा? इनमें से एक ने हादी पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। इन दोनों ने चेहरे ढांप रखे थे। अजान, अजान नाम है मेरा। हादी के मुंह में जो नाम आया जल्दी से बोल दिया। झूठ झूठ बोल रहे हो, ये अब्दुल हादी ही है। अबे, अगर ये हादी होता तो अपना नाम हमसे क्यों छुपाता? भला हादी को क्या पता कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। इन दोनों की आपस में गुफ्तगू जारी थी। हादी को मौत सर पर नाचती हुई महसूस हो रही थी। देखिए, मैं जाऊं, मुझे देर हो रही है। इन दोनों को आपस में बहस करता देखकर हादी ने कहा। हाँ, जाओ तुम। उनमें से एक ने इजाजत दी तो हादी ने कुछ पल खड़े रहने के बाद कदम बढ़ा दिए। उसे लग रहा था कि दुश्मन सामने है, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल खाली हाथ था। उसे अफसोस हो रहा था कि वो ऐसे खाली हाथ क्यों आ गया। अभी उसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि इन लोगों ने एक बार फिर उसे रोक दिया। हादी को लगा कि बस अब इसका सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ से आए हो और यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि ये जगह खतरे से खाली नहीं? उन्होंने तनकीदी नजर उस पर डालते हुए कई सवाल एक साथ कर दिए। मैं साथ वाले गांव से आया हूँ और रास्ता भूल गया था। जो उसके मुंह में आया बोल दिया। अच्छा, चल ठीक है, तू जा, लेकिन तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो दे, कुछ सवाब कमा। इन दोनों ने आंख मारते हुए कहा। हादी का दिल चाह रहा था इन दोनों को यहीं ढेर कर दे, लेकिन अफसोस, उसने अपने जेब में हाथ डालकर पैसे निकाले जो उन्होंने जल्दी से उसके हाथ से छीन लिए। अबे यार, दे ना, देर हो रही है तुझे भी और हमें भी, और ये जा वो जा। वो सुस्त कदमों से चलने लगा। इसे पैसों की फिक्र नहीं थी, लेकिन वो उलझन में पड़ गया, पहले इस बूढ़े की बातों से और अब इन लड़कों की बात से। भला कोई क्यों उसे मारना चाहता है?
इसे तो नहीं याद था कि उसने कभी किसी के साथ बुरा किया हो। यकीनन इन सब के पीछे कोई गहरा राज था, लेकिन क्या उसे पता लगाना था। घर से बार बार कॉल आ रही थी, लेकिन वो अपने ख्यालों में इतना गर्क था कि एहसास ही नहीं हुआ। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी। आवाज उसी तरफ से आ रही थी जहां वो लड़के गए थे। यकीनन उन्होंने किसी जंगली जानवर को मारी होगी। अभी वो यही सोच रहा था कि उसके कानों में घोड़ों के हड़बड़ाने की आवाज पड़ी। अभी मुड़ ही रहा था कि एक घोड़ा जिस पर कोई नकाबपोश बैठा था तेजी से उसके पास से गुजर गया। हादी का दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगा। यानी गांव वाले सच कहते थे। लेकिन इस घुड़सवार ने तो इसे देखा भी होगा, लेकिन उसे देखकर भी वो तेजी से गुजर गया। हालांकि लोग कहते थे कि वो घुड़सवार सबको कत्ल कर देता है। वो परेशानी में घिरा घर पहुंचा तो उसे बाबा परेशानी में घर के सामने ही टहलते नजर आए। उसे देखकर बाबा तेजी से उसकी तरफ बढ़े। हादी, कहाँ चला गया था? तू कुछ एहसास भी है कितनी देर से तू घर से गायब है? ना ही फोन उठा रहा है। पता भी है हालात कितने खराब हैं, लेकिन तू है कि समझता ही नहीं। इतना भी एहसास नहीं कि घर वाले परेशान होंगे। बाबा ने गली में से गुजरते लोगों की परवाह किए बगैर उसे खूब डांट पिला दी। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा घर में दाखिल हुआ तो अम्मी और बहनों ने भी उसे खूब डांट पिलाई। लेकिन वो इस वक्त ज़हनी तौर पर इतना डिस्टर्ब था कि उस पर किसी बात का असर नहीं हुआ। वो खामोशी से कमरे में चला आया। अम्मी ने खाने का पूछा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने सुबह नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसे इस वक्त भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने घर वालों से आज का वाकया छुपाया। अगर वो इन्हें बता देता तो बाबा कल ही उसे वापस ले जाते, और वो मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। वो बूढ़ा बाबा किसकी बात कर रहा था कि उसकी मुश्किलें पहले ही बहुत ज्यादा हैं, तुम उसकी मुश्किलें मत बढ़ाओ। ये सब सोचते वो कब नींद की वादियों में उतर गया, पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख काफी देर से खुली। नमाज भी कज़ा हो गई थी। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो सभी सहन में बैठे थे। हादी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अम्मी ने उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें देखते हुए। हाँ अम्मी, मैं ठीक हूँ। रात को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए सर भारी हो रहा है। चाय मिल सकती है? उसने अपने दोनों हाथों से सर दबाते हुए कहा। मशल, बेटा जाओ भाई के लिए नाश्ता ले आओ। जी अम्मी। गांव के हालात बहुत खराब हैं हादी। आज सुबह किसानों को जमीनों से 2 लाशें मिली हैं, जिन्हें पता नहीं कब किसने और क्यों मारा है। भाई एक और पैसे क्योंकि उनके भाई उनके भाई एक और पैसे सब इनके पास मौजूद हैं। उनकी बाइक और पैसे सब उनके पास मौजूद हैं। अम्मी की बात सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। उसके सामने कल का मंजर आ गया। भाई नाश्ता। हाँ हाँ, रख दो। उसने चौंक कर मशल को देखा। क्या हुआ हादी, तुम ठीक तो हो ना? बाबा जो कब से उसे देख रहे थे कहे बिना ना रह सके। जी बाबा, मैं ठीक हूँ। तो नाश्ता करो ना। जी बाबा, कर रहा हूँ। वो गायब दिमागी से नाश्ता करने लगा। हादी, आज मंडी जाना है तुमने मेरे साथ। आज हाशिर का 6ठा साल पूरा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि कुरान खानी करवा लूँ। उसने चौंक कर बाबा को देखा। इतनी जल्दी 6 साल गुजर गए? अभी कल ही तो बात लगती थी। अम्मी, मैं ज़ारा फूफो की तरफ होके आता हूँ। हाँ जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तुम्हारे बाबा गुस्सा करते हैं फिर। जी जल्दी आ जाऊंगा। वो जल्दी से कमरे में आ गया, अलमारी के दराज से पिस्तौल निकाली और उसे अच्छे से छुपा कर वो घर से निकल आया। फूफो के घर का तो बहाना था, असल में वो एक बार फिर उस बाबा से मिलना चाहता था। उसे यकीन था कि वो बाबा सब कुछ जानता है। वो तेजी से जमीनों की तरफ जा रहा था कि पीछे से उस्मान ने उसे आवाज देकर रोका। इस वक्त वो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन अब कोई और रास्ता भी नहीं था। अरे हादी यार, कहाँ गायब हो? पता ही नहीं चल रहा तुम्हारा। हाँ यार, बस वो बाबा और अम्मी आ गए हैं तो इस वजह से ज्यादा घर से नहीं निकलता। उसने झूठ का सहारा लिया। अच्छा यार, तुमने सुना कल फिर से 2 कत्ल हुए हैं? सारा गांव हैरान परेशान है। थाने में वो दोनों लाशें पड़ी हैं। मैं इधर ही जा रहा हूँ देखने, तू भी चल मेरे साथ। हादी पहले इनकार करना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उस्मान के साथ चलने पर राजी हो गया। थाने के आगे बहुत हजूम था। सभी मैयत को देखना चाहते थे। एक तरफ मैयत के घर वाले खड़े बयान कर रहे थे। हादी को उन पर बहुत तरस आया। उसे वो वक्त याद आया जब वो भी इन्हीं की तरह बेयारो मददगार हाशिर की मैयत पर बयान कर रहे थे। उस्मान का भाई चौंकि इस थाने में था तो इन दोनों ने आसानी से मैयतों को देखा। ये वही 2 लोग थे जो हादी को कत्ल करने निकले थे, लेकिन वो भूल चुके थे कि अल्लाह देख रहा है। वो वापस घर आ गया क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। उसने जमीनों पे जाने का प्रोग्राम कल पर टाल दिया। वो भी अपनी गली में दाखिल हुआ था कि वो बाबा के साथ खड़े शख्स को देखकर ठटक गया। वो अनाया के अब्बा थे, लेकिन वो बाबा के साथ क्या कर रहे थे? जहां तक उसे याद था, इन दोनों का रिश्ता खत्म होने के साथ ही बाबा और उसकी दोस्ती भी खत्म हो गई थी, लेकिन ये उसकी खामख्याली ही थी। इन दोनों ने भी हादी को देख लिया था। हादी ने ना चाहते हुए भी इन्हें सलाम किया। हादी को देखकर इन दोनों की रंगत भी मुतगय्यर हुई। हादी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ये इस वक्त क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि अगर मजीद कुछ दिन वो ऐसा रहा तो पागल हो जाएगा।
वो दोनों हाथों में बाल जकड़े बेड पर बैठा था जब अम्मी उसका खाना ले आईं। चलो हादी, जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मैंने आज तुम्हारे लिए बिरयानी पकाई है, कल भी तुमने खाना नहीं खाया था। अम्मी अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। जब हादी पर नजर पड़ी तो उनकी जुबान को ब्रेक लग गई। क्या हुआ हादी, तुम ठीक तो हो? उन्होंने खाना साइड पर रखा और उसका सर अपने साथ लगा लिया। हादी को इस वक्त किसी अपने के कंधे की जरूरत थी। अम्मी के साथ लगकर उसके आंसुओं को रास्ता मिल गया। अरे हादी मेरी जान, इस तरह क्यों रो रहे हो? देखो बेटा, मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते, तुम इस तरह रोओगे तो हाशिर को कितनी तकलीफ होगी। अम्मी उसके रोने से यही नतीजा अखज़ कर गई थी कि आज हाशिर की बरसी है, शायद इसलिए वो रो रहा है। हादी, हादी, बाबा उसे पुकारते हुए अंदर दाखिल हुए। उसने जल्दी से अपना चेहरा साफ किया। जी बाबा। हादी, तुम कल जमीनों पर गए थे, तुम्हें तुम्हारे चचा ने मना भी किया था कि फिर भी तुम वहां गए। बाबा बहुत ज्यादा गुस्से में थे, लेकिन वो सोच रहा था कि जब वो जमीनों की तरफ गया था तो किसी ने उसे नहीं देखा था। फिर बाबा को कैसे पता चला? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ हादी, क्यों अपने दुश्मन बने बैठे हो? हमारी पहली मुसीबतें क्या कम है जो तुम और बढ़ा रहे हो? वो तो शुक्र है कि कल तुम उनके हाथ नहीं लगे, वरना तुम्हारा भी वही हाल होता जो बाकियों का हुआ है। अब वो बाबा को क्या बताता कि वो तो उनके हाथ लग गया था, लेकिन शायद उनकी दुआओं ने उसे बचा लिया। सॉरी बाबा, मैं आपकी ये बात चाहकर भी नहीं मान सकता। जब तक मैं असलियत का पता नहीं लगा लेता तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। वो दिल ही दिल में बाबा से मुखातिब हुआ। बाबा सॉरी, मैं बस हादी, उन्होंने हादी की बात काट दी। अगर मुझे फिर पता चला कि तुम वहां गए हो, मैं उसी दिन तुम्हें वापस ले जाऊंगा। बाबा जब कोई बात कह देते तो उसे पूरा करते। वो धमकी नहीं देते थे, अमल करते थे। हादी मुसीबत में फंस गया था। वो बाबा की बात चाहकर भी नहीं मान सकता था, क्योंकि अब बात बहुत बढ़ गई थी। वो जो कोई भी था, इन सबको मारना चाहते थे, पहले हाशिर और अब इसको। इससे पहले कि वो कुछ करे, हादी को पता लगाना ही होगा। लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकता था। जब तक बाबा यहाँ है, वो मौके की तलाश में था। अरमगान, चचा का बेटा अरमगान की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। घर भर में तैयारियां शुरू हो गई थी। शहर से उसके दोनों भाई भी शिरकत के लिए आ गए थे। बच्चों के खेलने और किलकिलाहटों से घर में जिंदगी की रमक दौड़ गई थी। रोज रात को ढोलकी रखी जाती। सारे खानदान वालों से मिलकर हादी खुद को थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। इस दिन वो मैसेज चेक कर रहा था कि इनबॉक्स में अनाया का मैसेज पड़ा नजर आया। वो मैसेज डिलीट करने का सोच रहा था कि एकदम उसे उस्मान की बात याद आ गई कि हाशिर के कत्ल के वक्त अनाया वहां मौजूद थी और यकीनन उसने कातिलों को देखा होगा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैसेज टाइप करके वो कुछ सोचता रहा और मैसेज सेंड कर दिया। उसे पता नहीं क्यों यकीन था कि अनाया के पास आज भी यही नंबर होगा। वो कुछ पल मैसेज का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई मैसेज ना आया तो वो मोबाइल रख के घर से बाहर निकल आया। अभी वो चचा के घर का गेट खोलकर अंदर दाखिल हो ही रहा था कि किसी ने उससे पहले दरवाजा खोला। वो दोनों टकराते टकराते बचे। हादी ने नजर उठाकर देखा, वो उसे ही देख रही थी। अगले ही पल हादी ने नजरें फेर ली। उसे नहीं पता था कि वो कोई लड़की है। बिला शुबा वो एक हसीन लड़की थी। हादी की जगह इस वक्त अगर कोई और होता तो यकीनन ये सिचुएशन एंजॉय करता, लेकिन हादी उल्टा इस लड़की के देखने से कोफ्त में पड़ गया और एक साइड पर हो गया ताकि वो गुजर सके। उसके साइड पर होने से वो लड़की भी जैसे होश में आई और तेजी से वहां से निकल गई। हादी ने अंदर दाखिल होते ही इतनी सारी औरतों में किसी अपने को देखा। जल्द ही उसकी नजर भाभी पर पड़ी। उसने भाभी को आवाज देकर बुलाया। हाँ हादी भाई, क्या हुआ? वो भाभी, अम्मी को तो बुला दें, बहुत भूख लगी है। इन्हें नाच गानों से होश ही नहीं है। अभी बुलाती हूँ। भाभी अम्मी को बुलाने चली गई। हादी वहीं खड़ा इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। तभी उसकी नजर हमना पर पड़ी। हाँ, वो हमना ही थी, अनाया की बहन। लेकिन वो यहाँ क्या कर रही थी? उसके यूं घूरने से हमना भी मुतवज्जा हो गई और एक फीकी सी मुस्कुराहट उनके होंठों पर आ गई। हादी ने नजरें फेर ली। चलो हादी, अंदर राफे और तुम्हारे अब्बू भी अंदर खाना खा रहे हैं, तुम भी अंदर ही आ जाओ। अम्मी, हमना यहाँ क्या कर रही है? उसने जैसे अम्मी की बात सुनी ही नहीं। अम्मी ने उसकी नजरों के ताक़ुब में देखा जहां हमना किसी से महवे गुफ्तगू थी, लेकिन उसके कान इधर ही लगे थे। हमना बुरहान की बीवी है, वो यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? क्या कहा आपने? हमना और बुरहान की बीवी? बुरहान हादी का चचाजाद भाई था। हादी चूंकि बुरहान की शादी में मुल्क में नहीं था तो इसने अभी तक बुरहान की बीवी को नहीं देखा था, क्योंकि बुरहान जॉब के सिलसिले में शहर में अपनी बीवी बच्चों समेत रहता था। अम्मी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोगों ने इस घर में दोबारा रिश्ता किया? हादी ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ हादी, ये सब नसीब के काम है बेटा, और हमना का तो इस सब में कोई कसूर नहीं था। कसूर तो मेरा भी नहीं था, फिर मुझे क्यों सजा सुनाई गई? हादी चुपचाप वहां से निकल आया। अम्मी उसे आवाजें ही देती रह गईं। उसकी भूख खत्म हो गई थी। उसे उस दिन अनाया की अब्बू का यहाँ आने का मकसद पता चल गया था। वो गिला करे भी तो किससे? उसके अपनों ने ही उसे अंधेरे में रखा था।
उसने घर आकर अपना रूम लॉक किया और बेड पर गिर गया। कुछ ख्याल आने पर उसने मोबाइल उठाया, लेकिन अनाया की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था। उसने कुछ सोचकर उसका नंबर डायल किया। अगली तरफ नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है का रिकॉर्ड चल रहा था। उसने गुस्से से मोबाइल बेड पर पटका और दोनों हाथों से सर थाम लिया। वो करे भी तो क्या, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने मोबाइल की स्क्रीन रोशन की और उसने तेजी से मोबाइल उठाया। अनजान नंबर से मैसेज था। अब्दुल हादी, तुम आज भी वैसे ही मगरूर और घमंडी हो। आपको एक नज़र देखने के लिए हम कितने सालों से दुआ मांग रहे थे, और आप आए भी तो एक के बाद दूसरी नज़र डालने का तकल्लुफ नहीं किया। हाँ, कितनी बेदर्दी से आपने आज मुझ मासूम का दिल तोड़ा है। मैसेज पढ़कर हादी के माथों की शिकनों में इजाफा हो गया। बेख्तियार ही उसके सामने वो चेहरा आ गया जिससे वो आज टकराते टकराते बचा था। वो हैरान परेशान रह गया। इसके इस इकदाम पर पहले ही इसका दिमाग बहुत गर्म था। इस मैसेज ने उसका गुस्सा और बढ़ा दिया। उसने मोबाइल एक साइड पर रखा और कुछ देर सोचने के बाद अलमारी से पिस्तौल निकाली और बाहर निकल आया। रास्ते में उसका सामना बाबा से हो गया। उनके हाथों में खाने की ट्रे थी। चलो हादी, मिलकर खाना खाते हैं। वो कुछ कहते कहते रुक गया और खामोशी के साथ बाबा के साथ चारपाई पर बैठकर बेदिली से खाना खाने लगा। बाबा, मैं आज शहर जा रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आई थी, अर्जेंट बुलवाया है। उसने झूठ का सहारा लिया। उसे पता था कि बाबा ऐसे तो उसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम्हारी तो छुट्टी है और कल अरमागान की बारात भी तो है। बाबा, मैं एक दिन के लिए जा रहा हूँ, कल वापस आ जाऊंगा। कुछ जरूरी पेपर है प्रमोशन के लिए, वो जमा करना है। कल लास्ट डेट है। बाबा के पास अब उसे इजाजत देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अच्छा जाओ, लेकिन कल वक्त से आ जाना। जी बाबा, मैं आज रात तक वापस आने की कोशिश करूंगा। बाबा से इजाजत लेकर वो चचा के घर अम्मी से मिलने चला आया। जाने क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि आज मामला आर पार हो ही जाएगा, चाहे इसमें इसकी जान ही क्यों न चली जाए। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसकी नजर अम्मी पर पड़ गई। वो कुछ पल अम्मी को देखता रहा। पता नहीं आज के बाद ये शफीक चेहरा कभी देखने को मिलेगा या नहीं। अम्मी की नजर उस पर पड़ी तो उठकर उसके पास आ गई। हादी बेटा। अम्मी प्लीज कुछ मत कहें, उसने अम्मी को दरमियान में टोक दिया। अम्मी मुझे माफ कर दें, हर उस बात के लिए जिसकी वजह से आपका दिल दुखा हो। हादी, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम तो मेरे सबसे फर्माबरदार बेटे हो। फिर भी अम्मी, मुझे माफ कर देना अगर मुझसे कोई गलती हो जाए। हादी बेटा, सब ठीक तो है ना, अम्मी ने उसकी आंखों में आंसू देखते हुए कहा। हाँ अम्मी, सब ठीक है, बस वो आज आपसे रूडली बात की ना तो मेरे दिल पर बहुत बोझ है। मेरा बच्चा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हारी जगह मैं भी होती तो यही करती। अम्मी ने उसका माथा चूमते हुए कहा। अम्मी, कुछ प्यार हमारे लिए बचा कर रखें, ये सारी मोहब्बत भाई पर ही खत्म कर देंगी। तुझे प्यार करती अब क्या खाक अच्छी लगूंगी, बच्चों वाली हो अब। ये बात सही की आपने, भाई हमसे बड़े हैं, अगर आपको याद हो तो। राफे की बात से हादी और अम्मी के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा अम्मी, चलता हूँ, देर हो रही है, शहर जाना है, रात तक लौटने की कोशिश करूंगा। राफे। जी भाई। अम्मी और बाबा का ख्याल रखना। आप कौन से साल के लिए जा रहे हैं भाई, एक दिन की ही तो बात है, पता नहीं आपकी बेगम बेचारी का क्या हाल होगा। आप तो अभी तक मम्मी डैडी वाले हैं। राफे ने कहकहा लगाया तो हादी ने उसे घूरी से नवाजा। हादी बेटा, जल्दी वापिस आ जाना। जी अम्मी, दुआ करना जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो हो जाए। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। हादी ने जाते हुए सब पर एक नज़र डाली और फिर उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ी जो दीवानों की तरह उसे ही देख रही थी। कैसा जुनून था उसकी आंखों में। हादी ने जल्दी से आंखें फेर ली। वो पैदल ही जमीनों की तरफ चल पड़ा। गाड़ी पर जानबूझकर नहीं ले गया, क्योंकि इस तरह दुश्मन होशियार हो जाता। वो बहुत ही संभल संभल कर चल रहा था, गाहे बगाहे इधर उधर नजर डाल लेता। उसका आज शाम तक रुकने का प्रोग्राम था। वो सबसे पहले इस बूढ़े बाबा की झोंपड़ी पर जाना चाहता था, लेकिन ये क्या, उस जगह ना तो वो बाबा थे और ना ही वो झोंपड़ी। वो हैरान परेशान रह गया कि अब दुश्मन का पता कैसे मालूम करे। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी गायब हो गई। अभी वो सोच ही रहा था कि आगे क्या करे कि ऐसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी, जो जो कई लोगों की लग रही थी। वो एकदम ही चौकन्ना हो गया और दरख्त की ओर में छुप गया। कदमों की आहट करीब होती जा रही थी। हादी के दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। वो तादाद में 5 थे। शक्लों से तो वो आम गांव के लोग लग रहे थे। उलझे उलझे लंबे बाल, ना गंदे मैले कपड़े जो आमतौर पर इस टाइप के लड़के पहनते थे। इनके हाथों में खाने का सामान था। हादी को लगा शायद ये शिकारी हैं जो ऐसी जगहों पर शिकार करने आते हैं और फिर रात को शिकार करके शिकार किया हुआ गोश्त पकाकर खाते हैं। वो करीब ही एक ट्रक के साथ अपना सामान रखकर खेमा टांकने लगे। साथ में वो बातें भी करते जा रहे थे। इनकी बातों की आवाजें उस तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उनके कहकों से लग रहा था कि हंसी मजाक हो रहा है। वो कहीं से भी गुंडा टाइप नहीं लग रहे थे। उसने सोचा, इनका तो रोज का यहाँ आना है, इनसे इससे कुछ मालूमात मिल सकती है। यही सोचकर वो उनकी तरफ बढ़ा और सब उसे एकदम से सामने देखकर डर गए। अस्सलाम वालेकुम। उसने जल्दी से सलाम किया कि मुबादा वो इसे कुछ और ना समझ ले।
इसके इस तरह सलाम करने से वो भी संभल गए और उसके सलाम का जवाब दिया। कौन हो तुम और यूं अकेले यहाँ क्या कर रहे हो? उनमें से किसी एक ने उसका जायजा लेते हुए पूछा। मैं अब्दुल हादी हूँ, बहुत सालों बाद शहर से आया हूँ, तो ज़मीनों की सैर के लिए निकल आया। प्यास लग रही थी तो पानी की तलाश में निकल आया कि आप लोगों पर नज़र पड़ गई। उसने कुछ झूठ और सच मिलाकर बात बनाई। पानी मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पानी भी मिलेगा और खाना भी। आप तो मेहमान हैं हमारे, आपका ही तो इंतज़ार था कई सालों से। इन सब ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा और मुस्कुरा दिए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, आप लोग मुझे जानते हैं? हादी ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, ये तो कुछ भी बोलता है। इसके कहने का मतलब था कि मेहमान तो हम आसमानों में ढूंढते हैं, अल्लाह ने आपको ज़मीन पर हमें दे दिया। जा सुलेमान साहब को पानी पिला और जा और जाफर, हाँ, और जाफर तू हाथ जल्दी चला, साहब को आज हम खाना खाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं, पानी मिल जाए तो बहुत है, मैं घर जाऊंगा, देर हो जाएगी। हादी ने ऊपरी दिल से कहा, वरना इसका भी दिल था कि वो इसे रोक ले और इसे कुछ काम की बात मालूम हो जाए। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे हम आपको? हम तो अपने दुश्मन को भी खाना खाए बगैर नहीं भेजते। आप तो फिर मेहमान हैं हमारे। इन सब ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा भी किया। लेकिन चूंकि हादी इस वक्त काफी उलझन में था तो इनके इशारों को नहीं समझ सका। वो सब तो उसे अपने बनाए हुए खेमे में उसे बिठाया और उसे पानी पिलाया। इनमें से एक आदमी के अलावा बाकी सब बाहर निकल गए, गोल उनके शिकार करने गए हैं, जबकि वो एक आदमी उसके साथ बातें करने के साथ साथ गोश्त भी भून रहा था। सुनो, ये नकाबपोश का क्या किस्सा है? आजकल गांव में काफी चर्चे हैं इसके। सुना है, ऐसे जाहिर किया उसने, ऐसे जाहिर किया जैसे वो आम बात कर रहा हो। एक पल के लिए उस लड़के जिसने अपना नाम जाफिर बताया था उसके हाथ रुके, लेकिन अगले ही पल उसने अपना काम जारी रखा। अरे साहब, कुछ नहीं है, ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत बातें हैं। नहीं, मैंने खुद कुछ दिन पहले एक नकाबपोश को घोड़े पर सवार देखा था। हादी के मुंह से निकल गया। जाफर ने चौंक के उसे देखा। मेरा मतलब है, मैं कुछ दिन पहले यहाँ आया था। हादी ने सब कुछ उसे बता दिया जो उस दिन हुआ था। हादी ने देखा कि उसकी बात से जाफिर का रंग एकदम मुतगैर हो गया, लेकिन कहा कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद खैमे के बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। जाफर एकदम चौकन्ना हो गया और पिस्तौल निकाली, जो हादी ने इससे पहले इसके पास नहीं देखी थी। क्या हुआ, सब खैरियत? हादी ने चौंक कर पूछा, लेकिन जाफिर ने कोई जवाब नहीं दिया और होंठों पर उंगली रख के खामोश रहने का इशारा किया। हादी हैरान परेशान देखता रहा कि खैमे का पर्दा हटा और वो सब अंदर दाखिल हो गए। इस बार उनके साथ दो और लोग भी थे और इनमें से एक पर से उसे शक गुजरा कि उसने इसे कहीं देखा है। वो भी हादी को देखकर चौंक गया। उसने आंखों के इशारे से जाफिर को बाहर आने का कहा। वो दोनों बाहर निकल गए। हादी अभी दिमाग पर जोर डाल रहा था कि उसने इस शख्स को कहाँ देखा है कि वो वापस अंदर आ गए। मैं अब चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। हादी को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? ओए सल्लू, जल्दी से साहब को खाना खिला, फिर बात करेंगे। वो आदमी जो अभी आया था शायद इनका कमांडर था। उसने सलमान उर्फ सल्लू से कहा। इसे इसके सामने गोश्त रखा गया। गोश्त बहुत मजे का था। हादी ने खूब डटकर खाना खाने के बाद जाफिर ने कहवा भी पिलाया। हाँ तो साहब, अब आप बताइए यहाँ क्यों आए हैं, किसकी तलाश है? कमांडर ने पूछा तो हादी ने वही कहानी सुनाई जो बाकी सबको सुनाई थी। इसकी बात पर कमांडर ने कहकहा लगाया। साहब सच सच बता दो, क्या पता हम कुछ मदद कर दें आपकी। हमें गांव के अंदर और बाहर के सारे हालात पता हैं, भरोसा करो हम पर। हादी ने कुछ पल सोचने के बाद उन्हें सब सच सच बता दिया। हादी की बात खत्म होने के साथ ही कमांडर ने बेसाख्ता कहकहा लगाया और हंसता ही चला गया। उसके बाकी साथी भी उसके देखा देखी कहकहे लगाने लगे। हादी हैरान परेशान उन्हें देखता रहा। अबे चुप, कमांडर ने चिंगाड़ कर कहा तो एकदम खामोशी छा गई। कमांडर धीरे धीरे उसके करीब आ गया और उसके कान में सरगोशी की। तुम्हारा इंतजार खत्म हो गया, कातिल तुम्हारे सामने है, लेकिन अफसोस तुम उसे मारकर अपना खून ठंडा नहीं कर सकोगे। मैंने तुम्हारे भाई को मारा था और अब मुझे तुम्हारी तलाश थी, लेकिन तुम हाथ नहीं लग रहे थे, और आज देख लो, मौत तुम्हें खुद ले आई है। हादी ने बेयकीनी और गुस्से से उसे देखा। अरे अरे, ऐसे गुस्से से ना देखो, मैं डर जाऊंगा। उसने एक बार फिर कहकहा लगाया। इसकी तलाशी लो, कमांडर ने हुक्म दिया। उसकी तलाशी ली गई और उसके पास मौजूद सारी चीजें ले ली गईं। अरे बच्चे के पास तो पिस्तौल भी है, मुझे मारने आया था इस पिस्तौल से। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पिस्तौल से ही आज तुम्हें मारेंगे। हादी को मौत सामने नजर आ रही थी। उसे मरने का अफसोस नहीं था, लेकिन इसे इस बात का अफसोस था कि वो बेखबरी में मारा जाएगा। उसकी आंखों के सामने अपनों के चेहरे घूम रहे थे। उसने एकदम से कमांडर पर छलांग लगा दी और उसे नीचे गिरा दिया। कमांडर जो अपनी जीत पर कहकहे लगा रहा था, इस अचानक हमले के लिए तैयार न था। हादी उसे जमीन पर गिराकर लातों और घूंसों से मारने। उसके बाकी साथी हादी से इस सब की तवक्का नहीं कर रहे थे। हादी की इस हरकत पर हैरान परेशान खड़े रह गए।
हादी ने कमांडर की पिस्तौल कब्जे में कर ली और इन सबको पिस्तौल एक जगह रखने की ताकीद की। वो सब अपनी अपनी पिस्तौल रखकर खड़े हो गए। कमांडर, मुझे अपने मरने का अफसोस नहीं, लेकिन तू जिए और मैं मरूं ये मुझे मंजूर नहीं। हादी ने पिस्तौल उसकी कनपटी पर रखी। अभी उसने ट्रैगर पर उंगली रखी ही थी कि जाने कहां से एकदम से गोलियां चलना शुरू हो गईं। एक गोली हादी के हाथ को चीरते हुए निकल गई। हादी के हाथ से पिस्तौल गिर गई, जिसे कमांडर ने फौरन उठा लिया। जियो मेरे शेर, कमांडर ने मुड़कर शेरा से कहा, जो खेमे में रह गया था। हादी के हाथ से खून का फव्वारा निकलने लगा। हादी ने एक बेबस निगाह हाथ पर डाली। अब तो उसकी मौत पक्की थी। कमांडर ने उसके सर पर पिस्तौल से वार किया। मुझे मारने चला था, उठ बताता हूँ अब तुझे। हादी लड़खड़ाता हुआ उठ गया। उसकी आंखें बंद हो रही थी। उठ और सुन अब अपने कानों से, मैंने तुम्हारे भाई को मारा था और मैंने ही तुम्हारी बीवी से जबरदस्ती तुमसे तलाक दिलाकर शादी की थी। अब कर जो कर सकता है। कमांडर कहकहे लगाकर हंसने लगा। हादी उसकी बात से सकते में आ गया। उसे अपना दिमाग सुन्न होता हुआ महसूस हो रहा था। कमांडर ने पिस्तौल उसके कंधे पर रखी और ठा की आवाज के साथ गोली हादी के कंधे में जा घुसी। हादी जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद हो रही थी कि उसने घोड़े की हड़हड़ाने की आवाज के साथ गोलियां बरसने की आवाजें सुनी। भागो कमांडर, वो आ गया, वो आ गया। कमांडर के साथी चिल्लाते हुए यही अल्फाज कह रहे थे और धड़ाधड़ भाग रहे थे। कमांडर ने एक नजर हादी को देखा। वो अभी वहां से निकलने का सोच रहा था कि एक गोली उड़ती हुई उस तक आ पहुंची, जो सीधा उसके पांव में जा लगी। वो एकदम से जमीन बोस हो गया। उसके कई साथियों को गोलियां लग गई थीं और वहीं पे ढेर हो गए थे। जो बचे थे वो अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कमांडर बेबसी की हालत में जमीन पर तड़प रहा था, जबकि हादी बिल्कुल साकत था। नकाबपोश घोड़े से छलांग लगाकर उतरा और हादी तक आया। हादी की धड़कनें बहुत स्लो चल रही थीं। वो दो जानू हादी के पास बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू टपक कर हादी के चेहरे पर गिरे। उसने मुड़कर किसी को आवाज दी, हशाम, इसकी सांसें अभी चल रही हैं। जितना जल्दी हो सके इसे अस्पताल पहुंचाओ। मुझे ये जिंदा चाहिए, हरी अप। लेकिन आप, हशाम ने कुछ कहना चाहा। मेरी फिक्र मत करो, मुझे हादी जिंदा चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो अच्छा नहीं होगा। हशाम नामी शख्स अपने साथियों की मदद से हादी को वहां से ले गया। नकाबपोश तब तक उसे देखता रहा जब तक वो आंखों से ओझल ना हुआ। वो उठकर कदम कदम चलता हुआ कमांडर तक आया और पांव की मदद से उसे ठोकर मारी। कमांडर, जो बामुश्किल बैठा था, नकाबपोश की टक्कर से जमीन बोस हो गया। बस हंस, तुम्हारा खेल खत्म। कमांडर ने चौंक कर उसे देखा। ये आवाज जानी पहचानी थी। बहुत बेगुनाहों का खून बहा चुके हो, अब जब तुम्हारी बारी आई तो तकलीफ हो रही है। बहुत तड़पाया है तुमने मुझे, अब तुम तड़पोगे। नकाबपोश ने रिवॉल्वर निकाली और उसका रुख कमांडर की तरफ किया। प्लीज अल्लाह के लिए मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कमांडर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सही कहा तुमने, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है। तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि मेरी जिंदगी मुझसे छीनी है। तुम कातिल हो मेरे, और मेरे जैसे कितने बेगुनाहों के। नकाबपोश के लहजे में नफरत ही नफरत थी। कौन हो तुम? कमांडर ने हकला कर कहा। पहली बार तुमने समझदारी की बात की है। चलो, मरने से पहले तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करते हैं। नकाबपोश ने उसके सामने बैठते हुए नकाब चेहरे से हटा दिया। कमांडर की आंखें फटी की फटी रह गईं। समझ, तुम भाई को दोबारा फोन तो करो, शाम तक आने का कहा था और अभी तक नहीं पहुंचा। जी अम्मी, करता हूँ फोन, लेकिन भाई शायद ड्राइविंग पर है, इसलिए फोन नहीं उठा रहे। समन ने दोबारा कॉल मिलाते हुए कहा, और इस बार कॉल अगली तरफ कॉल उठा ली गई। हाँ भाई, कहाँ हो आप? कब तक पहुंच रहे हो? अम्मी परेशान हो रही हैं। अब्दुल हादी को गोली लग गई है, हम इसे अभी सिटी हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। भाई ठीक तो है ना? समद ने डरते डरते पूछा। कुछ कह नहीं सकते, फिलहाल वो बेहोश है, बाकी अस्पताल चलकर पता चलेगा। समद, क्या हुआ? हादी ठीक तो है ना? अम्मी ने बहुत आस से पूछा। समद ने एक खामोश नजर अम्मी पे डाली। अम्मी दुआ करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। समद ने अम्मी को तसल्ली देनी चाहिए। मेरे हादी को हुआ क्या है? समद, सच सच बताओ। गोली लगी है भाई को। समद ने मुश्किल से बात पूरी की। अम्मी ने गम से सख्ती से आंखें मीच लीं। समद को इस वक्त अम्मी पर बहुत तरस आया। मुझे अम्मी जाना होगा भाई के पास, आप दुआ कीजिएगा। नहीं समद, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। अम्मी समझने की कोशिश करें, मैं बाद में आपको ले जाऊंगा। नहीं समद, मुझे हादी के पास ले चलो, मेरे दिल को सब्र नहीं। अम्मी ने रोते हुए कहा तो समद ना चाहते हुए भी उसे ले जाने पर राजी हो गया। अच्छा, आप रोए तो नहीं, ले जाता हूँ आपको। गाड़ी में बैठे मैं बाबा को बुला कर लाता हूँ। समझ जाने के लिए मुड़ा तो गेट पर खड़े बाबा पर नजर पड़ी। उनकी शक्ल से लग रहा था उन्होंने सारी बात सुन ली है। बाबा, समन ने कुछ कहना चाहा। मुझ में हौसला नहीं है उसे खोने का। अगर हादी को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बाबा मुश्किल गेट के सहारे खड़े थे। कुछ नहीं होगा बाबा, भाई को आप फिक्र ना करें, समन ने बोझल दिल से कहा।
हाँ, लगा ना झटका। बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म मुझसे। मेरे सारे रिश्ते छीन लिए तुमने, यहाँ तक के मुझे मौत तक पहुंचा दिया। नकाबपोश के लहजे में दुख बोलने लगा। लेकिन अब बस, तुम्हारा जुल्म अब और नहीं चलेगा। इससे पहले कि मौत मुझ तक आए, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझ पर रहम करो। मैं तो तुम्हारा कुछ कुछ नहीं लगते तुम मेरे। मेरा कोई रिश्ता नहीं तुम्हारे साथ। हाँ, अगर कोई रिश्ता है तो सिर्फ दुश्मनी का। कातिल हो तुम मेरी खुशियों के, मेरे रिश्तों के। कैसे रहम करूं मैं तुम पर, जब तुमने ही कोई रास्ता नहीं छोड़ा। नकाब पोश पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर ना हुआ और ट्रैगर पर उंगली रख ली। 1 मिनट के लिए उसने खुद को कंपोज किया और फिर ट्रैगर पर सारा बोझ डाल दिया। ठाक की आवाज के साथ कई गोलियां चली। कमांडर एक पल के लिए तड़पा और फिर साकित हो गया। नकाब पोश रिवॉल्वर वहीं फेंक कर जमीन पर दो जानों बैठकर फूट फूट कर रो दिया। या अल्लाह, और कितनी आजमाइशें हैं मेरी जिंदगी में। आज अगर हादी को कुछ हो गया, नहीं मेरे अल्लाह, उसे कुछ मत होने देना। ये सोचकर ही उसे झुरझुरी आ गई। चले, पुलिस आ जाएगी। आवाज पर उसने मुड़कर देखा और एक फीकी मुस्कुराहट उसके होंठों पर आ गई। मुबारक हो, आपका मिशन पूरा हो गया। हाँ भाई, दुआ करना हादी को कुछ ना हो, वरना शायद मैं कभी खुद को माफ ना कर सकूं। कुछ नहीं होगा हादी को, अल्लाह पर भरोसा रखें। चलें अब। हाँ चलो। आज उसने पूरे 3 दिन बाद आंख खोली थी। सभी उसके इर्द गिर्द जमा थे। वो मारे शर्म के किसी से आंख नहीं मिला पा रहा था। ये 3 दिन उन सब पर क्यामत बनकर गुजरे थे। बाबा, मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी बात नहीं मानी। उसने बाबा के सामने हाथ जोड़े। बाबा कुछ देर उसके बंधे हाथों को देखते रहे और फिर उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। बहुत जिद्दी हो तुम हादी। तुमने हम में से किसी की बात नहीं मानी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुमने सोचा था हम बूढ़ों का क्या होता। बाबा, सॉरी। जो आग मेरे सीने में जल रही थी, उसने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बाबा, एक बात का मुझे आप सबसे गिला है। आप सबको सब कुछ पता था, तो आप सबने मुझसे छुपाया क्यों? मैं सारी उम्र अनाया को कसूरवार समझता रहा। वो क्या निकली। 2 आंसू उसकी आंखों से फिसलकर तकिए में जज्ब हो गए। हादी, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। बाबा, काश मुझे पता होता। मैं अनाया को इस वहशी के हवाले नहीं होने देता। बाबा। कुछ देर खामोशी के बाद उसने छत पर से नजरें टिकाते हुए बाबा को मुखातिब किया। बाबा, मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा कि मैं कातिल के इतने करीब पहुंचकर उसे कत्ल ना कर सका। हादी, वो कत्ल हो चुका है। लेकिन किसने? हादी लेटे से एकदम बैठ गया। इस तरह बैठने से उसके जख्मों से टीसें उठने लगीं। सी की आवाज के साथ वो तकियों के सहारे मुश्किल बैठ गया। आराम से हादी। बाबा, किसने मारा? था कोई जिसका इसने तुमसे भी ज्यादा नुकसान किया था। बाबा, एक बात सच सच बताएं, वो नकाबपोश कौन है? मुझे पता है कि आपको पता है। हादी, ऐसे सवाल मुझसे ना कर जिसका जवाब मैं चाहते हुए भी ना दे सकूं। लेकिन बाबा, प्लीज हादी, बहुत जल्द तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इससे पहले कि हादी कुछ और पूछता, बाबा कमरे से निकल गए। हादी बेबसी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। हादी डिस्चार्ज होकर घर आ गया था। बाबा ने उसके गांव जाने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी थी। हादी जॉब पर जाने लगा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उस दिन काफी गर्मी थी। सुबह का वक्त था। हादी को घुटन होने लगी तो खिड़की खोल दी। ठंडी हवा के झोंके से उसकी तबीयत पर बहुत अच्छा असर पड़ा। हादी। जी अम्मी। हादी ने अम्मी की आवाज पर मुड़कर देखा। हादी, यहाँ बैठो, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मी, खैरियत तो है ना? हादी ने अम्मी के साथ बैठते हुए पूछा। हादी, कल तुम्हारे चचा का फोन आया था। तुम्हारी चची की भांजी है समिया, अभी मेडिकल कर रही है। उसके वालिदैन तुम्हारे साथ समिया का रिश्ता करवाना चाहते हैं। बेटा, समिया बहुत प्यारी बच्ची है। तुम्हारे बाबा और मुझे भी बहुत पसंद है। बेटा, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो हम हाँ कर दें। अम्मी, आपको मेरा जवाब पता है। हादी बेटा, इस तरह कैसे जिंदगी गुजारोगे? हाँ कर दो बेटा, ताकि हम तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश हो जाएं और सुकून से मर सकें। हमारी आजमाइश खत्म कर दो। अम्मी, अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हैं। हादी ने बात मजाक में टालनी चाहिए। हादी, मेरी बात को टालो मत। आज मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुनकर ही जाऊंगी यहाँ से। अम्मी, मुझे कुछ वक्त चाहिए संभलने के लिए। मैं अभी इस सदमे से नहीं निकल सका हूँ। हादी, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? 30 तो तुम कब का क्रॉस कर चुके हो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। इसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अम्मी अपनी बात मुकम्मल करके कमरे से चली गईं। हादी वहीं बेड पर सर हाथों में पकड़कर बैठ गया। कैसे समझाऊं अम्मी आपको? जब से अनाया के बारे में पता चला है, जाने मेरी नफरत कहाँ चली गई है। मैं पहले से ज्यादा उसे सोचने लगा हूँ। पता नहीं रात का कौन सा पहर था। हादी की आंख अचानक खुल गई। उसने ख्वाब में हाशिर को देखा था। वो बहुत खुश था और इसका सबसे पसंदीदा जोड़ा मांग रहा था। हादी को उस जोड़े से बहुत मोहब्बत थी और वो जोड़ा हाशिर को देना नहीं चाहता था। लेकिन हाशिर वो जोड़ा उसे छीनकर भाग गया। हादी उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। एकदम से उसकी आंखें खुल गई थीं। उसका हलक बहुत खुश्क हुआ। उसका पूरा जिस्म पसीने में नहाया हुआ था। उसने पूरा जग मुंह से लगा लिया। अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है।
वो बिना जूता पहने बाहर निकल आया ताकि कुछ घुटन कम हो, लेकिन घुटन कम होने की बजाय बढ़ गई थी। उसने एक साथ कई ख्वाब और गोलियां पानी के साथ निकली और कुछ ही पल बाद वो दुनिया जहां से बेखबर हो गया। सुबह उसकी आंख दरवाजे पर तेज दस्तक से खुली। जाने वो कितनी देर से सोया था। सो वो जल्दी से चप्पल पाँव में उड़स कर दरवाजा खोलने उठ गया। दरवाजे पर अम्मी थी। हादी, तुम ठीक तो हो ना? कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ। अम्मी उसे गौर से देख रही थी। जी अम्मी, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? वो हादी, गांव से फोन आया था, अनाया की डेथ हो चुकी है। क्या? हादी ने सहारे के लिए दरवाजे को थाम लिया। हाँ बेटा, 3 बजे उसका जनाजा है। मैं और तुम्हारे बाबा जा रहे हैं, तुमने आना है? अनाया को मरे हुए आज 5वां दिन था। आज हादी लोगों की वापसी थी। अनाया को दफनाते वक्त उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में बची कुछ खुशी को भी इसके साथ दफन कर दिया। बहुत मुश्किल वक्त इसके लिए। ये हाशिर के बाद कैसे वो खुद को संभाले हुए था, ये अल्लाह ही बेहतर जानता था। क्या सिर्फ एक इंसान के जिंदगी से चले जाने से जिंदगी रुक जाती है? यकीनन नहीं, लेकिन हाँ, जब बुरा वक्त आता है तो जाने में सदियां लग जाती हैं। अनाया को इसने जिंदगी में बहुत दुख दिए थे, जिसका नतीजा ब्रेन ट्यूमर की शक्ल में निकला। एक बार के ऑपरेशन करवाने के बाद दोबारा रसोली हो गई थी, जो इस बार जान लेकर ही टली। सब लोग उसे कुछ दिन रुकने का कह रहे थे, लेकिन अब उसके पास यहाँ रुकने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा। और अब था भी यहाँ कौन जिसके लिए वो यहाँ रुकता। अब उसने अपने बैग में सारी चीजें रखी और बैग का जिप बंद कर दिया। बेड पर लेटकर आंखें मौन ली। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तो यह तय था कि तुम मेरी किस्मत में नहीं थी। उसने ठंडी आह भरकर सोचा, काश तुम मुझ पर भरोसा कर लेती। दरवाजे पर नॉक हुई। हादी ने जल्दी से अपनी आंखों के गोशे साफ किए और उठकर बैठ गया। आ जाइए, उसने आने वाले को इजाजत दी। दरवाजे पर हमना थी। हादी हैरान परेशान उन्हें देखता रह गया। ये पहली बार था जब वो इस तरह इसके घर और कमरे में आई थी। आज तो अनाया को गए हुए 5वां दिन था और वो यहाँ हैरत के मारे कुछ बोल नहीं पाया। उसने गला खिंकार कर उसे मुतवज्जा किया तो हादी संभल गया। आप यहाँ खैरियत से? उसने कहा। भी तो सिर्फ इतना। हाँ, मैं वो आपकी अमानत मेरे पास थी, वो देनी थी। हमना ने कितनी दिक्कत से अपनी बात पूरी की। उसकी आंखें बहुत सुर्ख थीं, जैसे वो बहुत रोई रोई हो। मेरी अमानत? हादी ने हैरत से कहा। हाँ, आपकी अमानत। अब वो एक्चुअली मुझे पता चला कि आप कल वापस जा रहे हैं, तो इसीलिए इस वक्त आ गई ताकि आपको आपकी अमानत दे सकूं। पता नहीं फिर ये मौका मिले ना मिले। ये अनाया ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले मुझे दिया था, उसकी मौत के बाद तुम्हें दे दूं। हमना ने अपने हाथ में मौजूद खाकी लिफाफा आगे बढ़ाया। हादी ने बेचैनी से वो लिफाफा उनके हाथ से लिया। भाभी, हमना वापसी के लिए मुड़ी तो हादी ने पीछे से इन्हें आवाज देकर रोका। जी? हमना ने सवालिया नजरों से उसे देखा। भाभी, मुझे माफ कर देना, मैं सच्चाई से बेखबर था और अनाया समेत आप सबको कसूरवार समझता रहा और आपसे काफी दफा मिसबिहेव भी किया। कोई बात नहीं हादी, तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद यही करती। हमना ने फीकी मुस्कुराहट लबों पर लाते हुए कहा और बाहर निकल गई। हादी कुछ पल हिलते पर्दे को देखता रहा जहां से वो गई थी। ऊपर वो छोटे छोटे कदम उठाता बेड तक आया और लिफाफा खोलने लगा जो हमना ने दिया था। लिफाफे के अंदर एक लंबा चौड़ा खत था जो कि कई सफ़ों पर मुश्तमिल था। हादी ने बेचैनी से खत खोला। उसे तजस्सुस हुआ कि ऐसा क्या है इस लंबे चौड़े खत में। अभी वो खत खोल ही रहा था कि अम्मी आ गईं। हादी बेटा, तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं, आकर उनकी बात सुन लो। जी अम्मी, आता हूँ। वो कुछ पल सोचता रहा और खत वापस तय करके लिफाफे में रखा और तकिए के नीचे रख दिया कि आके पढ़ूंगा। हादी बेटा, हम कल जा रहे हैं। मैं और तुम्हारी अम्मी चाहते हैं कि जाने से पहले तुम्हारी बात पक्की कर दी जाए। रोज रोज इतनी दूर से कौन आएगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? बाबा, अनाया को मरे हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं? कुछ दिन ठहर जाएं, फिर इस पर बात होगी। हादी जितना इस टॉपिक से बचना चाहता था, घर वाले उतना ही उस पर दबाव दबाव डाल रहे थे। हादी, हम कौन सा अभी शादी करवा रहे हैं? सिर्फ दुआए खैर ही तो होगी। बेटा, ऐसे अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। अम्मी जो बामुश्किल चुप थीं बोल उठी। हादी कुछ पल खामोशी से उनको देखता रहा। बाबा, मुझे संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है मेरे लिए। अपनी बात कहकर वो बाहर निकल आया और वो लोग उसे आवाजें ही देते रह गए। उसने कमरे में आकर ही दम लिया। बेड पर बैठकर कुछ लम्हे लंबी लंबी सांस ली और फिर तकिए के नीचे से वो खत निकालकर पढ़ना शुरू किया। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे। ये खत देखकर तुम यकीनन सोच में पड़ गए होगे कि इस जदीद दौर में भला खत कौन लिखता है। लेकिन क्या करूं, तुमसे बहुत तफसील से बात करनी है और इसके लिए मुझे इससे बेहतर जरिया नजर नहीं आया। हादी, जब तक मेरा खत तुम तक पहुंचेगा शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। हाँ ना, इतनी ज्यादा गमों के बाद मुझे ये जानलेवा बीमारी तो लगनी ही थी। मेरे दिल पर बहुत बोझ है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ और तुम्हारी नजरों में पहले जो मेरा मुकाम था वो फिर से पाना चाहती हूँ। हादी, मेरा नाम सुनकर यकीनन तुम्हें धचका लगा होगा कि तुम्हारे साथ इतना बुरा करने के बाद मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें खत लिखने की। हादी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं आज भी वही अनाया हूँ
जिसने तुम्हें पागलों की तरह चाहा था। लेकिन मेरे पास तुम्हें छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मैं तुमसे दूर तो रह सकती थी, लेकिन तुम्हें मरा हुआ नहीं देख सकती थी। हादी, ये उस वक्त की बात है जब गांव में हर तरफ खौफो हरास मचा हुआ था। आए रोज बेगुनाह और नौजवानों की बलि चढ़ रही थी। आए रोज मामूली से पैसों के लिए मासूमों के कत्ल हो रहे थे। कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा था। ये उस वक्त की बात ही है जब तुम्हें कंपनी वालों ने मुल्क से बाहर भेजा था। कोई भी इनसे महफूज नहीं था। सब लोग बहुत परेशान थे। काफी जिरगे भी बिठाए, लेकिन कोई हल नजर नहीं आ रहा था। इन्हीं दिनों हमारा हाशिर भी इन लोगों के हत्थे चढ़ गया। हाशिर बहुत मासूम था। उसने अभी सही से इस दुनिया की चालाकियों को नहीं देखा था। उसने तो सिर्फ प्यार मोहब्बत की जुबान देखी थी। इन जालिमों को जरा सा तरस भी नहीं आया। उस पर मोबाइल और पैसे छीनने के बाद इन जालिमों ने उसे भी गोली मार दी थी, क्योंकि हाशिर ने इन्हें पहचान लिया था। हाशिर उस वक्त हमारे घर आया था अपनी भाभी को ईदी देने। उसे हमारे घर से निकले हुए बामुश्किल 5 मिनट ही हुए थे जब मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। घर में उस वक्त सिर्फ मैं और अम्मी ही थे, जबकि अब्बू और भाई इन दिनों शहर में स्टे करते, कुछ तो गांव के हालात की वजह से और कुछ गमे रोजगार की खातिर। हाँ, तो जब गोली चली तो मुझे हाशिर की फिक्र लग गई। जो कुछ मिनट पहले ही निकला था, मैं बिना जूते पहने बाहर को भागी और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि हमारा प्यारा हाशिर खून में लथपथ जमीन पर तड़प रहा था। इस वक्त सारा गांव सुनसान पड़ा था। मैं इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर हाशिर की तरफ बढ़ी। हादी, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, जब हाशिर ने मेरे सामने दम तोड़ा और मैं जब उसके पास गई तो उसकी चंद सांसें बाकी थी। हादी, हमारा हाशिर बहुत बहादुर था। उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं और वो मुझे तसल्ली दे रहा था कि भाभी ना रोएं, मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किसको मदद के लिए बुलाऊं। तभी पास के दरख्तों के पत्ते खड़खड़ाए। मैंने आहट पर सर उठाकर देखा तो वहां 4-5 बंदूकों वाले आदमी खड़े थे। आहट पर हाशिर ने भी आंख उठाकर देखा और फिर मुझे वहां से जाने को कहा कि भाभी आप जाएं यहाँ से। मैंने चौंक कर हाशिर को देखा, जिसकी आंखों में इन आदमियों के लिए नफरत ही नफरत थी। मैं समझ गई कि यही वो कातिल है। हाशिर मुझे बार बार वहां से भाग जाने को कह रहा था। वहां खड़ा वो शख्स जो शायद इनका कमांडर था, वो एकटिक मुझे देख रहा था। उनके बाकी साथी उसे वहां से भाग जाने का कह रहे थे, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा था। हाशिर के बार बार कहने पर मैं वहां से गांव की तरफ भागी, इन गुंडों से डर कर नहीं, बल्कि किसी की मदद मांगने के लिए। बहुत मुश्किल से गांव को लोगों को साथ लेकर मैं हाशिर तक आई, लेकिन तब तक हाशिर की रूह प्रवास कर चुकी थी। पता नहीं कब और कैसे, किस तरह मैं घर पहुंची, मुझे कुछ याद नहीं। हादी, मैं बता नहीं सकती कि वो वक्त मुझ पर कितना भारी गुजरा था। मेरे भाई जैसे देवर ने मेरे सामने दम तोड़ा था। मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। जब भी आंख बंद करती, हाशिर की खून में लथपथ बॉडी मेरे सामने आ जाती और मुझसे सवाल करती कि मेरे कातिल को तो आपके सामने थे, आपने सबसे छुपाया क्यों? हादी, मैं मजबूर थी। इन लोगों का नाम लेने का मतलब इन लोगों से झगड़ा मोल लेना था। तुम इस वक्त बहुत गुस्से में थे। हादी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। मैं खुद गर्ज बन गई थी इस वक्त, लेकिन मुझे सुकून नहीं था। और फिर वो हो गया जिसकी वजह से हमारे रास्ते अलग हो गए। उस दिन मौसम बहुत अच्छा था। बादल बरसने को बेताब थे। हम सब बरामदे में बैठे थे। अब्बू और भाई भी उस दिन शहर से आए थे। उस दिन कितने दिनों बाद मेरा मूड अच्छा था। मैं सबकी फरमाइश पर चाय पकाने किचन में जा रही थी कि किसी ने बेदर्दी से दरवाजा खटखटाया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़का। जब से हाशिर वाला मामला हुआ था, मैं बहुत डर गई थी। जरा जरा सी बात पर डर जाती। अब्बू दरवाजा खोलने बाहर चले गए। जब तक वो वापस नहीं आए थे, मेरे दिल को बेचैनी लगी रही। तभी दरवाजा खोलकर अब्बू आ गए तो मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मैं भागकर अब्बू के पास गई, उनसे पूछने कि सब कुछ ठीक तो है। मेरे पूछने पर अब्बू ने चौंक कर मुझे देखा और कुछ पल देखते ही रहे। मैंने दोबारा अपना सवाल दोहराया तो उन्होंने टाल दिया। पता नहीं क्यों मुझे लगा अब्बू कुछ परेशान है। खैर, अब्बू ने मुझे चाय लाने को कहा और खुद अंदर चले गए। मैं चाय की ट्रे हाथ में लिए अंदर जा रही थी कि अब्बू की आवाज पर मेरे कदम रुक गए। वो मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। अब्बू की बात सुनकर मुझे लगा आसमान मेरे सर पर आ गिरा। हादी, हाशिर के कत्ल ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है। कातिल ने मेरे लिए रिश्ता भेजा था, इस इंसान ने जिसे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत थी। ट्रे मेरे हाथ से गिर गई थी। मैंने खुद को गिरने से बचाने के लिए दीवार का सहारा लिया। ट्रे गिरने की आवाज पर सब मेरी तरफ मुतवज्जा हुए। इन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं था। बाबा उठकर मेरे करीब आए और मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी कि अभी वो जिंदा हैं। बाबा ने इस कासिद को तो इनकार कर दिया, लेकिन वो गुंडा जिस बात पर अटल हो जाता वो करके रहता।
इस बार वो खुद अब्बू के पास आया था और उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो वो उनके इकलौते बेटे को कत्ल कर देंगे। अब्बू ने इसके सामने झोली फैलाई लेकिन वो नहीं माना। अब्बू के पास 2 दिन की मोहलत थी। अब्बू को अपनी दोनों औलादों में से किसी एक की कुर्बानी देनी थी। इन दिनों हमारे घर में मौत का समा था। अम्मी और बहनें धाड़े मार मार कर बैन कर रही थीं। भाई अब्बू को समझा रहे थे कि तुम्हें इतला करके मुझे तुम्हारे साथ रुखसत कर दें, उनकी जान की परवाह ना करें, वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब्बू गहरी कशमकश में थे कि उनके आगे कुआं था, पीछे खाई, वो करते भी तो क्या। और फिर मैंने उनकी मुश्किल आसान कर दी। मैंने उनसे हाँ कर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं अगर तुमसे शादी कर भी लेती तो कभी भी खुश नहीं रह पाती, क्योंकि वो जो करने की ठान लेता वो करके ही दम लेता। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं बन सकती थी कि अपने माँ बाप के इकलौते बुढ़ापे के सहारे अपने माँ जाए को कब्र में अपनी खुशियों का महल तामीर करती। मेरी हाँ ने घर में तूफान क़यामत बर्पा कर दिया। सब ने मुझे प्यार से और गुस्से से हर तरीके से समझाया, लेकिन मेरी हाँ ना में ना बदली। किस तरह बात बाबा और अम्मी तक भी पहुंची, वो दोनों भी सच्चाई जानने के लिए आ गए। इन दिनों वो लोग खुद हाशिर की जुदाई के गम में डूबे थे। ये एक और बहुत बड़ा सदमा था उनके लिए। उन लोगों को सिर्फ प्रपोजल का पता था, ये पता नहीं था कि मैंने हाँ कर दी है। ये उन्हें हमारे घर आकर पता चला। मेरी हाँ के बारे में सुनकर बाबा खुद मुझसे पूछने आए, तो मैं उनके सामने अपना ज़ब्त खो बैठी और फूट फूट कर रो दी। मैंने उनके सामने सारा किस्सा रखा और फैसला उन पर छोड़ दिया। बात सिर्फ मेरे माँ बाप की नहीं थी। अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो वो तुम्हें भी कत्ल कर देते। सबने मेरे इस फैसले पर सर झुका दिया। अम्मी और बाबा को मैंने मना कर दिया कि वो तुम्हें इस मामले की भनक भी ना लगने दें। अगर तुम्हें पता चल जाता कि हाशिर के बाद इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो तुम उनसे उलझने ज़रूर आते, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो। इसीलिए मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रख सकती, क्योंकि मैं जवानी में बेवगी की चादर नहीं ओढ़ सकती। मैसेज सेंड करते हुए कई बार मेरे हाथ कँपकपाए, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हें मैसेज करने के बाद मैंने हमेशा-हमेशा के लिए वो सिम मोबाइल से निकाल दी। मुझे पता था कि तुम फ़ोन ज़रूर करोगे, पर मैं शायद तुम्हारे सामने ज़ब्त कायम ना रख सकूँ। मैंने जितनी आसानी से तुम्हें पाया था, उतनी ही आसानी से तुम्हें खो भी दिया। उस रात मैं आखिरी बार सारी रात तुम्हें याद करके रोई थी, क्योंकि उसके अगले दिन मैं मर गई थी। सिर्फ़ जिस्म बाकी था, जिसे मैं घसीट रही थी। मेरे एहसासात, मेरे अरमान सब मर गए थे। अगले हफ्ते मेरी शादी हो गई। जिस घर में मैं रुखसत होकर गई, वहां पहले से मेरी एक सौतन थी, जिसने मेरे आने पर खूब वावेला किया, लेकिन शोहर की एक जोरदार थप्पड़ ने उसे खामोश कर दिया। उस घर में बहुत सारी औरतें थीं, लेकिन उनके घर में रत्ती बराबर इज्जत नहीं थी। मेरी सौतन शोहर के सामने तो खामोश रहती, लेकिन उनके जाने के बाद मुझे बहुत बातें सुनाती। मारने तक से गुरेज नहीं करती। वो सोचती कि मैंने उसके शोहर को फंसा लिया, मैं एक खराब औरत हूँ, लेकिन मैंने कभी उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मेरी खामोशी से वो भी थक गई और मुझे बातें सुनाना छोड़ दी। पहले जब मैं रुखसत होकर आई तो घर में नंदों और देवरानियाँ देवरानियाँ मुझसे बातें करने आतीं, लेकिन मैंने कभी उनसे बात नहीं की। मेरा दिल नहीं करता था कुछ भी करने को। आखिर उन्होंने तंग आकर मुझे मुखातिब करना छोड़ दिया। मैं जब अंश इसका शौहर है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मैं जब अंश का चेहरा देखती, मेरे सामने हाशिर का खून में नहाया हुआ वजूद आ जाता। अब्बू का मजबूर चेहरा आ जाता, भाई की झुकी हुई नजरें आ जाती, और मेरी नफरत उसके लिए और बढ़ जाती। मेरी सर्दमहरी देखकर उसकी मुझ में दिलचस्पी कम हो गई थी। ऐसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं इसे मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी, बस मेरा हुस्न देखकर उसने मुझसे शादी की थी, जो कि उससे शादी करने के बाद खत्म हो गया था। जो भी मुझे देखता पहचान नहीं पाता कि मैं वही अनाया हूँ। मैंने अब्बू के घर जाना छोड़ दिया। मैं नहीं देख सकती थी इन सबकी आंखों में अजियत, कुर्ब, हमदर्दी जो मुझे देखकर उनकी आंखों में उमड़ आती। रोज बरोज उनकी गुंडागर्दी में इजाफा हो रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। इस दिन तो हद हो गई, जिसके बाद मैंने वो फैसला कर दिया। मैंने कभी चूंटी तक नहीं मारी थी, और अब मैं किसी इंसान को कत्ल करने का सोच रही थी, जो था भी मेरा शोहर, चाहे जबरदस्ती का ही था। उस दिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, तो मैं घर से बाहर निकल आई। अंश से शादी के बाद बैठे बैठे मेरा दिल घबरा जाता, तो मैं खुली हवा में सांस लेने के लिए घर से निकल आती। अपनी जिंदगी के बारे में सोचते सोचते मेरा दिल घबराने लगा, तो मैं एक जगह बैठकर शदीद डिप्रेशन से मेरा सर फट रहा था। आप ठीक तो हैं? मुझे इस तरह सर पकड़े बैठा देखकर जाने कहाँ से वो नौजवान लड़का आ गया। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो लगभग 20 साल का लड़का मुझे सवालिया नजरों से देख रहा था। शायद वो कहीं शहर से आ रहा था, क्योंकि उसके हाथ में सफरी बैग था।
हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, मैंने घबरा कर जवाब दिया और इधर उधर देखा कि कहीं अंश मुझे इसके साथ ना देख ले। वो पहले भी मुझे मेरी तालीम और तुम्हारी वजह से ताना देता था और कई बार मुझे मारा भी, लेकिन मुझे अपनी परवाह नहीं थी क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिक्र थी तो उस लड़के की जो नाखबरी में मुझसे मुखातिब हो गया था, और अगर अंश को पता चल जाता तो वो इसे इस नाखबरी में कत्ल कर देता, क्योंकि 24 घंटे उसके बंदे हमारे घर का पहरा देते थे। मैं उठकर तेज तेज कदमों से वहां से जाने लगी, लेकिन मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे। बहन, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप मुझे बताएं आपका घर कहाँ है? मैं किसी को बुलवा लेता हूँ। उसने शाइस्तगी से कहा। उसे देखकर जाने क्यों मुझे बार-बार हाशिर याद आ रहा था। वो इसी की उम्र का था। इसकी इस तरह मुझे बहन कहना मेरी आंखों में आंसू ले आया। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से, मैंने सख्ती से कहा, लेकिन उसने कुछ कहना चाहा। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ। अगर तुम्हें किसी ने यहाँ मुझसे बात करते हुए देख लिया तो वो तुम्हें यहीं कत्ल कर देंगे। लेकिन मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ, उसने हैरानगी से कहा। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, जाओ यहाँ से। कहीं तुम्हारी ये हमदर्दियां तुम्हारी जान ना ले लें, मैंने दरख्त का सहारा लेते हुए कहा। वो नासमझी से वापसी के लिए पलटा। जब तक वो आंखों से ओझल ना हुआ मैं तब तक वहीं खड़ी उसे देखती रही। मैं ठंडी आह लेकर घर की तरफ मुड़ी, जो मुझे घर कम और कैद खाना ज्यादा लगता था। उस दिन मेरा डिप्रेशन से बुरा हाल था। सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं सहन में चारपाई पर तकियों का सहारा लेकर बैठी थी, तभी अंश दाखिली दरवाजे को लात मारकर अंदर दाखिल हुआ। ये उसका खास अंदाज था दरवाजा खोलने का। जल्दी से नलका चला। वो मुझसे मुखातिब था। मैं जो सर दर्द से आंखें नहीं खोल पा रही थी, मैंने बमुश्किल आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा और मेरी चीख निकल गई। उसके सारे कपड़े खून से लाल थे। ये सब क्या है? मैंने उसके कपड़ों की तरफ इशारा करके पूछा। ज्यादा दिमाग की दही मत बना, जल्दी से नलका चला। मैं ना चाहते हुए भी नलका चलाने उठ गई। बड़ा आया था शहरी बाबू मुझे ठीक करने। मेरी तरफ कभी किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा और ये मुझे सबक पढ़ाने आया था। पहुंचा दिया अगले जहां में मैं अपने पहुंचा दिया अगले जहां में। अपने हाथ पांव धोने के साथ साथ वो बातें भी कर रहा था और मेरा दिल डूबने लगा। कब तक जुल्म होता रहेगा? तू भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। आज तो छोड़ रहा हूँ तुझे। आइंदा अगर मैंने तुझे गली में किसी से बात करते हुए देख लिया तो पहले तुझे गोली मारूंगा, बाद में तेरे यार को। आज तो सिर्फ इस लोंडे को मारा है, लेकिन अगली बार तू भी नहीं बचेगी। उसने मुझे बालों से पकड़कर धक्का दिया। मेरा सर चारपाई के साथ लग गया और खून का फव्वारा निकलने लगा। लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो वही हुआ जिसका डर था। मेरी वजह से उस मासूम बेगुनाह इंसान की जान चली गई, जो पता नहीं किसके घर का चिराग था। काश उस दिन मैं बाहर नहीं निकलती तो शायद आज वो जिंदा होता, जो शहर से शायद छुट्टियां मनाने आया था। जाने कब मैं बेहोश हो गई, कुछ पता नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरे अब्बू भाई मेरे सामने खड़े थे, जिन्हें मैं कितने सालों बाद देख रही थी। उन्हें देखकर मेरा गम एक बार फिर ताज़ा हो गया। मेरी आंखों में आंसू आते देखकर अब्बू तेजी से मेरी तरफ बढ़े। मेरी बेटी को होश आ गया? अब्बू मैं यहाँ कैसे? और आप लोग? मैंने कुछ देर खामोश रहने के बाद उससे अब्बू से पूछा। बेटा तुमने हमें बिल्कुल पराया ही कर दिया। इतना जुल्म सहती रही उसका। इस दिन भी अगर तुम्हारी देवरानी ने फोन करके तुम्हारे बारे में ना बताया होता तो हमें पता तक न चलता। वो तो शुक्र है बर वक्त ऑपरेशन हो गया, वरना हम तो तुम्हें खो ही देते। ऑपरेशन का क्या मतलब अब्बा? मुझे क्या हुआ था और कब से मैं यहाँ हूँ? मैंने हैरान होते हुए पूछा। आज तीसरा दिन है तुम्हारा यहाँ पर। हम जब तुम्हें यहाँ लाए थे तो तुम बेहोश थी। अंश तुम्हें मार मार कर घर से निकल गया था। तुम्हारा बहुत सारा खून बह चुका था। अल्लाह भला करे तुम्हारी देवरानी के साथ, जिसने हमें फोन करके तुम्हारे बारे में बताया, वरना हम तो तुम्हारे जनाजे में शरीक होते। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने एक्सरे और टेस्ट करवाने का कहा। तुम्हारी टेस्ट और एक्सरों का रिजल्ट आने के बाद हम पर तो क्यामत ही टूट पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें तो ब्रेन ट्यूमर है और जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना होगा, वरना तुम्हारी जान का खतरा है। इसीलिए हम तुम्हें इस अस्पताल ले आए हैं। शुक्र है अल्लाह का, ऑपरेशन कामयाब हो गया। अब मैं तुम्हें कभी वापस नहीं भेजूंगा और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा। नहीं अब्बा, मैं वापस जाऊंगी। अनाया तुम होश में तो हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? भाई जो कब से खामोश थे मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले। अभी तो होश में आई हूँ, इतनी आसानी से मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने हाथों से उसका बदला ले लूंगी। प्लीज अब्बा, मुझे आप सबकी सपोर्ट की जरूरत है। मुझे पता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं उसे ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैंने अब्बा के सामने हाथ जोड़ दिए। अनाया बेटा, तुम एक औरत हो, तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना इसका? हाँ अब्बा, मुझे इसका पता है और मुझे ये भी पता है कि मेरे अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। अगर मैंने बर वक्त उसको नहीं रोका तो जाने वो और कितनी जाने लेगा।
अब्बा को ना चाहते हुए भी मेरी बात माननी पड़ी और इस तरह एक बार फिर मैं अपने इस घर में आ गई। लेकिन दोनों बार आने में फ़र्क था। पहली बार मैं ज़बरदस्ती यहाँ लाई गई थी, मेरे बर्बादी के दिन शुरू हुए थे, और इस बार मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी और अंश के बर्बादी के दिन शुरू हो गए थे। मैंने अपने लहजे में बहुत बदलाव पैदा किया, उसकी हर बात मानने लगी कि उसका मुझ पर एतबार पैदा हो जाए। खैर, एतबार तो उसका मुझ पर तभी पैदा हो गया था जब मैं उसके घर वापस आ गई। वो समझता था कि शायद मेरे पास उसके साथ रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं अंदर ही अंदर प्लान कर रही थी, जबकि सबके सामने बिल्कुल नॉर्मल थी। किसी को क्या पता था कि मेरे अंदर कौन सा तूफान बरपा है। इस मौके पर मेरे अब्बा समेत बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया। हमने अपने प्लान को खुफिया ही रखा क्योंकि इसमें बहुत रिस्क था। मेरा मकसद सिर्फ अंश को कत्ल करना नहीं था, बल्कि उसे सारे ग्रुप को सिरे से उखाड़ फेंकना था। मुझे अपने इस मिशन को अंजाम देने के लिए किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो मुझे सपोर्ट करे, क्योंकि बाबा और अब्बा कमजोर और बूढ़े थे, वो मेरा इतना साथ नहीं दे सकते थे। मेरा मिशन गांव से इस डर को खत्म करना था। मैं इस कश्मकश में थी कि कहाँ से अपना प्लान शुरू करूं और कैसे शुरू करूं कि उस दिन अब्बा का फोन आ गया, जो उन्होंने मुझे अस्पताल में दिया था और जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा था। अगर अंश को मोबाइल का पता चल जाता तो वो मोबाइल तोड़ने के साथ साथ मुझे भी मार डालता। उसका ताल्लुक इन लोगों में से था जो मोबाइल के सिर्फ नुकसानात जानते हैं। हाँ, तो अब्बा का फोन आ गया। मैं जल्दी से बाथरूम में नहाने के बहाने चली गई ताकि तफसील से बात हो सके। अब्बा मुझसे प्लान के बारे में पूछ रहे थे। इन्हें मेरी बहुत फिक्र लगी थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी और अपना मसला पेश किया। अब्बा ने कुछ पल सोचने के बाद मुझे फोन बंद करने का कहा कि वो कुछ करते हैं। रात को ही अब्बा की मिस कॉल आ गई। इस वक्त अंश पर घर पर मौजूद नहीं था। वो रात बाहर जमीनों पर ही अपने साथियों के साथ रुकता, क्योंकि घर पर क्योंकि घर पर छापे पड़ते थे। मैंने जल्दी से अब्बा को कॉल बैक की। हाल अहवाल पूछने के बाद अब्बा ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जो कि काफ़ी बहादुर है और उनका एक ही बेटा है जिसे अंश ने मार डाला। अब वो भी अंश से बदला लेना चाहता है, लेकिन उसकी सेहत इसे इस बात की इजाज़त नहीं देती। लेकिन वो उसकी मदद ज़रूर कर सकता है। इसके लिए मुझे अब्बा के साथ उनसे मिलने जाना होगा। अंश चूँकि रात भर घर से बाहर होता और वापसी भी वो सुबह देर से आता, इसीलिए मैं अब्बा के साथ रात को आराम से वहाँ जा सकती थी। अगले दिन मैंने जल्दी-जल्दी सारे काम निपटाए। मुझे बेचैनी से रात का इंतज़ार था। पता नहीं आज वक़्त रुक गया था या मुझे ही जल्दी थी। अल्लाह-अल्लाह करके किसी तरह अंश खाना खाकर वहाँ से निकला तो मैंने भी तैयारी पकड़ी। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मुझे जल्द अज़ जल्द इस जहन्नुम से छुटकारा पाना था। मुझे बैठक के रास्ते बाहर जाना था, जिसका एक दरवाज़ा घर की तरफ था और दूसरा बाहर की तरफ था। मैं दबे पाँव घर से निकल आई। उस वक़्त सब सो गए थे। मैं बिना रोशनी पैदा किए गली में आ गई। अगली गली में अब्बा खड़े थे। किसी न किसी तरह हम बिना रोशनी किए छुपते-छुपाते इस झोंपड़ी में पहुँचे जहाँ वो बाबा रहता था। एहतियात ज़रूरी था, क्योंकि कदम-कदम पर अंश के आदमी बैठे होते। इन सबको ख़त्म करना मुझ अकेली औरत का काम ना था, लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मैं ये काम करूँगी। वैसे भी मेरे पास चंद महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल था। हाँ, तो जब हम उस बाबा के पास पहुँचे तो चंद इधर-उधर की बातों के बाद हम अपने मकसद की बात पर आ गए। उस बाबा ने भी अब्बा और बाबा वगैरह की तरह मुझे इस काम से रोकना चाहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर वो मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं दूसरा रास्ता ढूँढ लूँगी। लेकिन अंश से बदला मैं हर सूरत में लूँगी। किसी न किसी तरह वो इस बात पर राज़ी हो गए कि मैं जो कुछ भी करूँगी, नकाब में करूँगी और नकाब चेहरे से नहीं हटाऊँगी। अगली रात से मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। उन्होंने मुझे सबसे पहले घुड़सवारी सिखाई। अगरचे ये बहुत मुश्किल था और मुझ जैसी डरपोक लड़की के लिए नामुमकिन, लेकिन इंसान डरता मौत से ही है, और अगर मौत पहले से ही मुँह खोले बैठी हो तो कैसा डर। इसलिए मैं बहुत जल्दी सब कुछ सीख रही थी। घोड़ा और पिस्तौल हाशिम बाबा ने मुझे दिए थे, जो कि मुझे ट्रेनिंग देते थे। पहले पहल तो वो मुझे मन से नहीं सिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मेरी लगन देखकर वो भी सच्चे मन से मुझे सिखाने लगे। सुबह होने से पहले ही हम बाप बेटी घर लौट आते। इस तरह किसी को शक नहीं हुआ और मैं बहुत अच्छे तरीके से काम सीखने लगी। अल्लाह से मेरा रास्ता मजबूत हो गया। मेरे दिल को कई सालों से सुकून की तलाश थी। मेरा दिल अब पुरसुकून हो गया था और इस दिन हमने अपने मिशन पर काम शुरू करना था। हमारा एक साथी, जिसे हमने समझा बुझाकर उनके ग्रुप में शामिल करवाया था, उसने इतला दी थी कि आज दोपहर अंश के 2 साथी शहर से आने वाले सौदागर, जो कि शहर में अपना माल बेचकर पैसे लेकर घर आ रहे हैं। वो लोग इनका माल लूटकर इन्हें कत्ल करने वाले थे। हाशिम बाबा ने मुझे कहा कि आज तुम्हारा इम्तिहान है। अगर तुम आज पास हो गई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो, लेकिन अगर तुम ना कर सकी तो आइंदा मत आना। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, मेरे हाथ भी कँपकपा रहे थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारनी थी। हाशिम बाबा के अलावा इस ग्रुप में किसी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही किसी ने मुझे देखा था। दिन के वक्त घर से निकलना मुश्किल था। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था।
ऐसे में जब सब खाना खाकर अपने कमरों में सो गए तो मैं भी जल्दी से अपने कमरे को अंदर से लॉक किया और बाथरूम के रास्ते निकलकर बैठक में आ गई। इधर उधर देखने के बाद मैंने तसल्ली कर ली कि कोई मुझे नहीं देख रहा, तो मैं बाहर आ गई। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। अब्बा के साथ मैं हाशिम बाबा की झोंपड़ी में आ गई। हाशिम बाबा रिटायर्ड कमांडो थे। हाशिम बाबा की झोंपड़ी पर मैंने जल्दी से मर्दों के कपड़े और चेहरे पर नकाब चढ़ाया और पिस्तौल लेकर घोड़े पर बैठ गई। अब्बा बहुत डर रहे थे। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मुझे कमजोर नहीं पड़ना था। अब्बा को तसल्ली देकर मैं वहां से निकल आई। मैं अकेली थी। ये काम मैंने अकेले ही करना था, वरना दुश्मन को शक हो जाता। अपनी मतलूबा जगह पहुंचकर मैंने घोड़ा एक साइड पर रोका और उनका इंतजार करने लगी। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद मुझे लगा शायद गलत इन्फॉर्मेशन दी गई हो। मैं अभी वापस जाने का सोच रही थी, क्योंकि ज्यादा देर मैं घर से बाहर नहीं रह सकती थी, कि मेरे कानों में गाड़ी की आवाज आई और मैं चुकन्नी हो गई। यूं ही म, बाइक दरख्तों के करीब पहुंची, झाड़ियों से 2 आदमी निकलकर उनके सामने बंदूक लेकर खड़े हो गए और उनसे पैसे और बाइक देने का मुतालबा करने लगे। वो बेचारे कश्मकश में थे कि करे क्या करे। तभी इन गुंडों ने इनमें से एक के सर पर पिस्तौल दे मारा और दूसरा बंदा जल्दी से बाइक से उतर गया और पैसे भी दे दिए। मैं ये सब देख रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। अभी वो दोनों बाइक पर बैठकर इन दोनों सौदागरों को गोली मारने ही वाले थे कि जाने कहां से मुझ में इतनी हिम्मत आ गई। मैंने अल्लाह अकबर कहने के साथ ही पिस्तौल के ट्रैगर पर उंगली रख दी। गोली इन दोनों गुंडों को चीरते हुए निकली और वो दोनों बाइक से गिरकर जमीन पर तड़पने लगे। इससे पहले कि कोई मुझे देख पाता, मैं तेजी से वहां से निकल आई। लेकिन ये मेरी खामख्याली थी। इन सौदागरों ने मुझे देख लिया था। वो तो शुक्र है मैं नकाब में थी। मैं जल्दी से बाबा की झोंपड़ी पहुंची, जहां अब्बा मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे जिंदा सलामत देखकर अब्बा और बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब हमें जल्द अज जल्द घर पहुंचना था। अगरचे इस हादसे के बाद अंस अब इतनी जल्दी घर नहीं आने वाला था, लेकिन घर वालों का जागने का वक्त हो गया था, इसीलिए इनके जागने से पहले मुझे वहां पहुंचना था। मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझसे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने जल्दी नकाब वगैरह हटाए और अपना बुर्का पहनकर अब्बा के साथ चल पड़ी। उस दिन अंस सारा दिन घर ना आया। रात बहुत देर से वो आया। जिंदगी में पहली बार मैंने उसके चेहरे पर डर देखा था, और उस दिन इतने सालों बाद मेरे दिल को जो सुकून मिला वो बयान करने से बाहर है। और यही डर उसके चेहरे पर देखने के लिए मैं अब और ज्यादा मेहनत करने लगी। मेरा जो डर था वो गायब हो गया था। मैं इसका प्लान रोज खराब कर देती। इस दिन वो किसी से फोन पर बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि हम में से कोई गद्दार है जो हमारे सारे प्लान्स पहले से जानता है। अब हमें मोहतात रहना होगा और अपना प्लान फोन पर ही बनाए गया। जब किस्मत साथ दे तो खुद ब खुद सब कुछ ठीक हो जाता है। वो ये सब मेरे सामने कर रहा था। उसे मुझसे कोई डर नहीं था। वो मुझे किसी गिनती में ही नहीं रखता था, और मैं दिल ही दिल में उस पर हंस रही थी। जैसे ही वो घर से निकला मैंने जल्दी से अब्बा और हाशिम को इन्फॉर्म किया। आधे घंटे बाद उसका प्लान फ्लॉप करने के लिए पहुंच गई। इस बार उसका निशाना एक मासूम लड़की थी जो उनके एक साथी को पसंद आ गई थी। इससे पहले कि वो इस लड़की तक पहुंचते, हमने इसे वहां से गायब कर दिया और उसे महफूज जगह तक पहुंचा दिया। हमारा प्लान अच्छा जा रहा था कि तुम वहां आ गए। उस दिन अंश ने मुझे ये इतला दी। मैं इस वक्त शाम की रोटी पका रही थी जब वो घर में दाखिल हुआ और बिना इधर उधर देखे मेरी तरफ आ गया। उस वक्त उसकी आंखें गुस्से से बहुत लाल हो रही थी। मुझे लगा उसे हमारे प्लान का पता चल गया है। वो मेरे करीब आकर रुक गया। आ गया तुम्हारा यार शहर से मरने के लिए, बदला लेने आया है। लेकिन उसे मेरा नहीं पता। उसके भाई के साइड पर जगह अब भी खाली है। उसकी कब्र वहां पर ना बनाई तो नाम बदलवा देना। वो गुस्से से कुछ और भी बक रहा था, लेकिन मेरा दिमाग तो तुम्हारे आने का सुनकर माउफ हो गया था। किसी न किसी तरह रोटी पकाकर मैं कमरे में आ गई और अंश के जाने का इंतजार करने लगी। जैसे ही अंश घर से निकला मैंने तुम्हारे बाबा को फोन करके कंफर्म करना चाहा, और उन्होंने अंश की बात की तस्दीक की कि हाँ वो गांव गया है। वो मुझसे पूछते रहे कि सब खैरियत तो है, लेकिन मैंने इन्हें तसल्ली दी कि सब खैरियत है। बाबा से बात करने के बाद मैंने अब्बा और हाशिम बाबा को सारी बात बताई। अब हमें प्लान में चेंज लाना था। अब हमें दिन रात तुम्हारी भी हिफाजत करनी थी, क्योंकि अंश तुम्हें किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था तुम्हें रोकने का। हम बाबा को कुछ नहीं बता सकते थे। वो पहले ही हाशिर की वजह से टूट चुके थे। अंश के आदमी कुत्तों की तरह तुम्हारा पीछा कर रहे थे और तुम खुद ही उनका शिकार बन रहे थे। और फिर तुम हाशिर बाबा के झोंपड़ी तक पहुंच गए। उन्होंने तुम्हें वहां आने से मना भी किया था, लेकिन तुम ना माने। जब हाशिम बाबा ने तुम्हें जबरदस्ती अपनी झुग्गी से निकाला तो सीधा हमें इन्फॉर्म किया। मेरा उस वक्त घर से निकलना मुमकिन नहीं था, लेकिन मुझे इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। परवाह थी तो बस तुम्हारी। पता नहीं क्यों मैं आज तक चाह कर भी तुम्हें भुला नहीं सकी थी।
मैं जब तक वहां पहुंची, अंश के आदमियों ने तुम्हें घेर रखा था। मुझे अपना दिल रुकता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन शुक्र था तुमने अक्लमंदी दिखाई और उन्हें अपनी शिनाख्त नहीं करवाई। तुमसे सारी चीजें लेने के बाद वो तेजी से अपने ठिकाने की तरफ बढ़े ताकि अपने सरदार को अपने कारनामे का बता सकें। उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी मौत उनका पीछा कर रही है। वो जैसे ही मेरे करीब पहुंचे, मैं उनके सामने आ गई, और जो अपनी धुन में जा रहे थे मुझे यूं सामने देखकर डर गए। मैंने बिना इन्हें मौका दिए एकदम से ही उन पर गोलियों की बारिश कर दी। वो वहीं मौके पर ही दम तोड़ गए। मैं बहुत तेजी से वहां से निकली। मैंने तुम्हें देख लिया था, और यकीनन तुमने भी देख लिया था, इसीलिए तुम्हारे करीब आने पर मैंने बहुत तेजी से घोड़े को दौड़ाया। आज तो हमें वक्त पर पता चल गया था, इसीलिए तुम्हारी जान बच गई, लेकिन बार बार तो ऐसा नहीं हो सकता था। इसीलिए हमने यही समझा कि बाबा को तुम्हारे बारे में बता दें। तुमने हाशिम बाबा की झोंपड़ी देख ली थी, और तुम्हें तजस्सुस भी यकीन हो गया था, और तुम दोबारा भी वहां आ सकते थे। इसीलिए हमने वो झोंपड़ी दूसरी जगह शिफ्ट कर ली, क्योंकि एक तो तुम वहां दोबारा आ सकते थे, दूसरा अंश भी अब होशियार हो गया। उसके आदमी हर तरफ बिखरे पड़े थे। मेरे दिल से हर खौफ निकल गया था। पहली बार कत्ल करने के वक्त जो खौफ मेरे दिल में था, अब वो कहीं नहीं था। मौत की तलवार मेरे सर पर लटकती रहती, लेकिन मुझ पर अंश को कत्ल करने का जुनून सवार था। तुम बाबा के वार्न करने पर कुछ दिन ना आए तो दिल को कुछ सुकून मिला, और हमने दोबारा से अपना मिशन शुरू कर लिया। लेकिन ये हमारा सुकून कुछ दिन ही बरकरार रहा। मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। अब कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता था, और अगर ऑपरेशन हो भी जाता तो बचने के चांसेस भी सिफर थे। मेरा सर दर्द से फटा जाता, लेकिन कोई दवा असर नहीं करती अब। मेरी आंखों के नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। मेरा मुंह भी टेढ़ा हो रहा था। हर वक्त ऐसे लगता जैसे अपने सर पर कोई बड़ा बोझ उठाए हुए हूँ। मैं दर्द की शिद्दत बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कब तक। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। सारी सारी रात जाग कर गुजारती। पहले तो ख्वाब और गोलियों से सो जाती थी, लेकिन अब वो भी असर नहीं करती थीं। मुझे लग रहा था शायद मैं अपना बदला ना ले सकूं, क्योंकि मुझ में चलने तक की सकत बाकी ना थी। उस दिन अब्बा की कॉल आई तो मुझसे बोला नहीं गया। अब्बा समझ गए कि मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए वो मुझे लेने पहुंच गए। मैं नहीं चाहती थी, लेकिन अब्बा ने मुझे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया। अंश ने मुझे जाने दिया। अब मैं उसके किसी काम की नहीं थी, बल्कि वो तो उल्टा खुश हुआ कि बला सर से टली। इस तरह मैं कई सालों बाद अपने घर वापस आ गई, जहाँ मेरे बहुत अच्छे और बुरे दिन गुजरे थे। मेरी हालत ऐसी थी कि अम्मा तो पहली नजर में मुझे पहचान ही ना पाई। उनको जब मेरी बीमारी का पता चला तो वो चीख चीख कर अंश को बद्दुआएं देने लगी। अम्मा सुबह शाम यही कहती कि पता नहीं जालिम की रस्सी अल्लाह कब खींचेगा। रात को जाने कब मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने जब आंख खोली तो खुद को अस्पताल में पाया। मेरे इर्द गिर्द अपने थे जिनकी आंखों में आंसू थे। मैंने बेबसी से आंखें मौन ली। मैं इन सबकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी। मैं उस वक्त अस्पताल में ही एडमिट थी जब मुझे हाशिम बाबा की कॉल आई। उनके आदमी ने इतला दी थी कि अंश के आदमी तुम्हें घेरे हुए हैं। मेरी हालत ऐसी ना थी कि मैं वहां पहुंच सकूं, लेकिन मैंने अब्बा को मजबूर किया कि कुछ तो करें, और फिर डॉक्टर ने मुझे वो आखिरी इंजेक्शन भी लगा दिया, जिससे मैं वक्ती तौर पर ठीक तो हो जाती, लेकिन इस इंजेक्शन से दिन ब दिन मौत के मुंह में जा रही थी। हाशिम बाबा ने मुझे समझाया कि आज मुझे अकेली के बस का काम नहीं है, क्योंकि वो सब बात जमा है, लेकिन मैं समझना नहीं चाहती थी। मुझे तो ऐसे ही मौके की तलाश थी, और फिर मुझे तो तुम्हें हर हाल में बचाना था। बाबा ने आखिरकार मेरी बात मान ली, लेकिन उन्होंने कुछ आदमी मेरे साथ कर लिए, और कोई आम आदमी नहीं थे। उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग ली थी, जबकि अंश के साथियों को तो अंश ने रास्ते से पकड़कर अपने साथ किया था। बाबा, मेरी ख्वाहिश है कि मैं अंश को अपने हाथों से मारूं। उम्मीद है आपके आदमी मेरे हुक्म की तामील करेंगे। मेरी बात पर बाबा ने इकरार में सर हिला दिया। मेरे पास बहुत कम वक्त था। हम जब वहां पहुंचे तब तक वो लोग तुम पर गोली चला चुके थे। इस वक्त मुझे अपनी सारी ख्वारी जाती हुई महसूस हो रही थी। और फिर मैंने आओ देखा ना ताओ अपने साथियों को हमले का हुक्म दिया। मुझे लगा तुम तो मर गए हो, अब कैसे एहतियाती। मेरे दिल की बहुत ख्वाहिश थी कि मरने से पहले तुम्हें देख सकूं, लेकिन आज तुम्हें देखा भी तो किस हाल में। गोलियों की आवाज़ों से उनमें खलबली मच गई। वो इधर-उधर भागने लगे। मेरा निशाना अंश था। वो भागने की कोशिशों में था, लेकिन मैंने उसकी कोशिश नाकाम बना दी और सीधा उसके पाँव में गोली मार दी। तुम्हें अस्पताल भेजकर मैंने अंश पर अपनी असलियत दिखा दी। वो मुझसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ज़रा बराबर रहम ना जागा। मुझे उससे बेतहाशा नफरत महसूस हो रही थी, और फिर मैंने उसका काम तमाम कर दिया। मुझे जितना इंतज़ार इस वक्त का था मैं बता नहीं सकती। मुझे खुशी तो तब होती जब मैं तुम्हें बचा लेती। सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, लेकिन मैं फूट फूट कर रो रही थी। तुम्हें खोने का गम मुझे रुला रहा था। शुक्र था तुम्हारी जान बच गई, वरना शायद मैं कभी खुद को माफ ना कर पाती। हादी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा बराबर मोहब्बत या हमदर्दी हो तो मेरी खुशी के लिए और अम्मी बाबा की खुशी के लिए शादी कर लेना। हादी, आखिर में एक रिक्वेस्ट करनी थी। मेरे अम्मा अब्बा का ख्याल रखना। मेरे गम ने उन्हें तोड़ दिया है। वो तुम में मुझको देखते हैं। हो सके तो कभी उनसे मिलने चले जाना।
अल्लाह हाफ़िज़, तुम्हारी अनाया, दुआओं में याद रखना। उसने गीले उसने गीली आँखों के साथ खत को आँखों से लगाया और तय करके रख दिया। अनाया, तो मेरा इंतख़ाब गलत नहीं था। मुझे फ़ख्र है खुद पर कि मेरा इंतख़ाब तुम थीं। लेकिन अफ़सोस इस बात का है कि हमारा साथ नहीं लिखा था। वो उसके तसव्वुर से मुख़ातिब था। उसके कदम अब बाहर की तरफ थे। उसे अनाया की ख़्वाहिश को पूरा करना था। अम्मी-पापा को इस रिश्ते के लिए हाँ करनी थी। अगरचे ये मुश्किल काम था अनाया की जगह किसी और को देना, लेकिन इसे यकीन था कि वो समझौता कर लेगा। ख़त्म शुद। ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। अच्छी स्टोरी थी, सस्पेंस भी कह सकते हैं। क्योंकि मैं नॉवल जितनी देर से भी रीड कर रही थी तो मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि ये कौन हो सकता है। मुझे लगा कि वो उसका हो सकता है भाई हो और उसकी डेथ जो है वो ना हुई हो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उन्होंने तो उसे खुद दफ़नाया है, तो वो कैसे हो सकता है। तो फिर बस इसी सोच में थी कि ये नकाबपोश कौन हो सकता है। आप लोग भी बताइएगा कि कैसी लगी स्टोरी, लाज़मी कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।